कि 7 मर्डर कर रखे थे, उसके बच्चे को आपने अडॉप्ट किया। कि तहसील हसनपुर के गांव बावनखेड़ी में इस शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई और एक लड़की अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी। जो 7 लोग थे वो अपने घर वाले थे। बिल्कुल सगे। तो जब मैंने उस लड़की का फोटो देखा तो मैं खुद एकदम से आश्चर्य में था कि यार ये लड़की, इसको तो मैं जानता हूँ। एक लड़की होती है जो टाइपिंग का कोर्स करती है और उसको एक ट्रक ड्राइवर बेला फुसला के ले जाता है। वहाँ पढ़ाई से लेके और कोठे तक का सफर कैसा रहा उसका। जब वो हाईवे पार कर रही है, यानी क्रॉस कर रही है, तो तभी एक ट्रक वाले की नजर पड़ जाती है। तो उसने उसे अपने ट्रक में बिठा लिया। उसकी जो आंख खुलती है तो आंख खुलती है उसके मेरठ के कबाड़ी बाजार। तो कोठे पे जब लड़की पहुंच जाती है तो वो उस दुनिया को देख के उसकी तो एकदम पूरी दुनिया हिल गई। और उसके साथ फिर हर दिन हाल ही में चीजें चल रही, दिल्ली से बहुत बच्चे गायब हो रहे हैं। कहाँ गायब हो गए 800 लोग? ये क्या सच में गायब हो रहे हैं या सिर्फ स्टोरी ही है? क्राइम तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में दिखाया गया था कि साहब दिल्ली में ये बच्चे एकदम से गायब हो गए, ऐसे कैसे एकदम से गायब हो गए? कई माँ बाप बच्चों पे थोप देते हैं, अरेंज मैरिज करा देते हैं, ना आपस में बात कराते। अगर दोनों ही आपस में बातचीत कर लें तो शायद ये अपराध ना हो। एक नहीं बल्कि 4 हत्याएं हो जाती। रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस को एक युवक की डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी का सर, तो उसकी गर्दन नहीं, उसके जो हाथ हैं वो यहाँ से हथेलियों से कटे हुए हैं। राकेश की जो वाइफ है वो कम से कम 3-4 महीने पहले से अचानक से लापता हुई है। उधर जो ससुराल वाले हैं इसके थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वे हमारी बेटी को गायब करने में हमारे दामाद का हाथ है। अपने कार्रवाई करना शुरू कर दिया था, जो FIR हो गई थी, लेकिन इसकी ही खुद की आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको आपने यूट्यूब पर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। आज के हमारे गेस्ट है उस्मान सैफी जी। इनके यूट्यूब पर मिलियंस में फॉलोवर हैं। आज जो ये क्राइम स्टोरी हमसे सुनाएंगे, उनको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। आपको पता चलेगा आप कैसी सोसाइटी में रह रहे हो और हमारे आसपास कितने घिनौने क्राइम हो रहे हैं। ये क्राइम स्टोरी कवर करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आज का पॉडकास्ट अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। आज हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपसे ही करेंगे, क्योंकि जो आपकी रियल स्टोरी है, रियल लाइफ है, वो मेरे को बड़ा टच करती है। मतलब इस कलयुग में इस तरह के इंसान है। मतलब जब पहली बार मैंने आपकी रियल लाइफ स्टोरी सुनी थी तो बिल्कुल मेरे को बहुत टच किया था। मेरे को आपसे मिलने का बड़ा मन था मेरा। तो पहले आप अपनी स्टोरी ही बताएं मेरे पॉडकास्ट पे कि जो आपने एक लेडीज थी जो जेल में थी, 7 मर्डर कर रखे थे, उसके बच्चे को आपने अडॉप्ट किया और उसी के लिए आपने शादी भी की, जितना मैं जानता हूँ। और आज भी वही आपका बच्चा है, दूसरा बच्चा भी आपने पैदा नहीं किया। बहुत बड़ा दिल से, आपको बहुत बड़ा दिल है, सलूट आपको। और आपकी ये स्टोरी मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ, बिल्कुल सामने से। मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था, ये CCS यूनिवर्सिटी कैंपस की बात है। अगर मैं याद करूं तो उस वक्त हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो दोस्तों ने इस बात का जिक्र करना शुरू किया कि पता है, उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा के तहसील हसनपुर के गांव बावनखेड़ी में एक लड़की ने अपने परिवार के 7 लोगों का मर्डर कर दिया है। और जैसे वो नाम सामने आया तो उसकी देखा तो एक लड़के ने, उस वक्त मोबाइल आने लगे थे, मोबाइलों में ये सब चीज़ें, वीडियो भी दिखने लगी थी। तो कौन से ईयर की बात है? ये 2008 की बात है। तो 2008 की बात है। तो उन्होंने देखा कि आज तक के सईद अंसारी इस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो जब मैंने उस लड़की का फोटो देखा तो मैं खुद एकदम से आश्चर्य में था कि यार ये लड़की, इसको तो मैं जानता हूँ। जानता इसलिए था क्योंकि मैं अपने गांव से जब अमरोहा पढ़ने के लिए जाया करता था तो एक रास्ते में हसनपुर पड़ता है कस्बा। हसनपुर से फिर आगे के लिए अमरोहा के लिए एक और बस पकड़नी है। अब हसनपुर से मुश्किल 3 या 4 किलोमीटर आने के बाद उस लड़की का गाँव आता है। और उस लड़की का गांव आता है तो वो उसके घर के ठीक सामने गाड़ी रुकती है। उस वक्त कोई ज़्यादा घर भी नहीं बने हुए थे आसपास। बड़ा सा घर है, बड़ी सी हवेली है। उस घर से वो लड़की निकल के आती है। तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब हम लोग डेली पैसेंजर होते हैं तो चेहरे पहचान लेते हैं, भले चाहे हम नाम ना जाने एक दूसरे के। लेकिन नाम हम तब जाने थे कि एक बार बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो मैंने सीट अपनी छोड़ दी और मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा आप बैठ जाओ। तो वो मेरी सीट पा के बैठ गई। तो उसने मेरी हेल्प की। नाम शबनम है उस लड़की का। उसने मेरी हेल्प की कि
ये किताबें मैं रख लूँ आपकी, अगर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं खड़ा हूँ और फिर गाड़ी में कुछ ज़्यादा लोग थे, तो मैं खड़ा हो गया हूँ, तो उसने मेरी किताब ली, और किताब जैसे ली तो उसने मेरी जो नोटबुक थी उसको खोलना शुरू किया, तो मेरी ज्योग्राफी की वो नोटबुक थी। उसने कहा कि तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है और तुम अच्छे से लिखते हो, मतलब मैं जो किसी भी सवाल का आंसर लिख रहा हूँ तो उसका मैप बनाने के बाद। तो ये हमारी मुलाकात की पहली मतलब बातचीत थी। उसके बाद फिर एक दो बार ऐसा हुआ कि सीट खाली है और वो मेरे बराबर में आके बैठ गई। तो यहाँ से ज़्यादा जानकारी जो हमारी बनी वो इस बात से बनी कि उस रास्ते पर कुछ लोग लड़के जो चलते थे, जो लोकल के होते थे, तो उनका भी एक अपना रुतबा होता था, रोब चलता था उनका कि किसको बैठना है, किसको खड़ा होना है। तो ये लड़के ने इशारा कर दिया खड़ा हो जा, जबकि वहाँ कोई नहीं था। अब मैं बड़ा कमज़ोर सा स्टूडेंट भी रहा था, तो मैं जैसे खड़ा होने लगा तो उस लड़की ने देख लिया, शबनम ने कहा कि नहीं तुम खड़े नहीं होगे और बैठे रहो। अब ऐसा मैंने पहले भी देखा था, अगर किसी ने कहने पर सीट नहीं छोड़ी और वो अकेला है, वो होते थे झुंड में 4-6 होते थे, फिर वो उसके साथ मारपीट करते थे। मैंने कहा भाई यहाँ से खड़ा हुआ तो ये नहीं खड़े होने दे रही है, और मैं अगर बस में से उतरूंगा तो ये लोग मुझे पीटेंगे। तो जैसे वो ये बात थी, मैं तो भूल चुका था, लंबा सफर था, 1 घंटे का रास्ता था। तो जैसे मैं उतरा तो एकदम वो लड़के खड़े हुए थे सामने, तो पीटने के लिए। तो बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सीट नहीं दी। तो इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो लड़की एकदम सामने से आ जाती है, आने के बाद कहती है क्या बात है, क्यों ज्यादा दिमाग खराब हो रहे हैं क्या? दबंग थी लड़की। वो लड़की, मतलब उसकी तो मैं दबंगी मानूंगा बाकी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। हिम्मत कैसे हुई, क्या बात है? तो बोले तेरा क्या लगता है? उसने मेरा भाई है और मैं उससे 1 साल जूनियर था। तो वो हमारा एक पहला जो उसने बोला कि मेरा भाई है छोटा, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये सही हो गया, बच गया नहीं तो आज में। तो इसलिए मैं उसको जानता था। अब कॉलेज में आना जाना सब होता था। मैंने BA सेकेंड ईयर में छोड़ भी दिया था कि मुझे पढ़ना नहीं है। तो 3 ऐसे शख्स थे मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने कहा कि पढ़ना है। एक तो वो लड़की थी शबनम, दूसरा उसमें सुषमा चौधरी मैडम, जो अमरोहा में थी, पढ़ाती थी ज्योग्राफी, आजकल वो रुड़की में रहती हैं। तीसरे मेरे दादाजी जो इस दुनिया में नहीं है। इन तीनों ने ईमानदारी से कोशिश की कि पास हो या फेल हो लेकिन तुम्हें पढ़ना है। हाँ, तो मैं मास कम्युनिकेशन जो कर रहा था, मैं सोच रहा था कि यार मैं आज इसी की वजह से मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं कर रहा होता। तो जब वक्त आगे बढ़ जाता है, लेकिन मैंने इस पर कुछ काम नहीं किया था। मैं बन जाता हूँ पत्रकार। ये बात है साल 2012 की। ये जो घटना हुई थी, ये 14-15 अप्रैल 2008 की रात को घटना हुई थी। इस शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। जो 7 लोग थे वो अपने घर वाले थे? बिल्कुल सगे, उसके पापा थे, मम्मी, 2 सगे भाई होते हैं, एक भाभी होती हैं, भाभी के एक बेटा होता है 9 महीने का, और एक बुआ की लड़की थी। तो ये संख्या 7 हो जाती है। 7 के 7 का वो पहले तो बताया जाता है कि कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था, और नशीला पदार्थ देने के बाद उसको जब बेहोशी जैसी हालत में थे तो उनको कुल्हाड़ी से काट देते हैं वो। तो ये टॉर्च दिखा रही है, जैसे मैंने अखबार में पढ़ा था, और वो जो उसका प्रेमी होता है सलीम, वो कुल्हाड़ी से काट रहा है सबको। तो 7 हत्याएं कर देते हैं। पुलिस को थोड़ा सा मुश्किल लगी थी, बड़े बड़े नेता भी लोग वहाँ पहुंचे थे, मायावती आई थी, मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही बात, राजनाथ सिंह भी शायद आए थे, मुलायम सिंह यादव भी, मतलब ये बड़े बड़े नेताओं तक बात पहुंची थी। हाईलाइट केस था उस दौर का, और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे कि एक परिवार पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो शुरुआत में तो लग रहा था कि जो इसकी बुआ की बेटी मारी गई थी, तो सेम लगभग एक जैसी एज थी, तो उन्होंने ये समझा कि शायद बेटी को गलती से वो बच गई है, और क्योंकि वो छत पर सो रही थी, और गलती से ये मारी गई है। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो शबनम का नाम सामने आता है, और सलीम का नाम, उसके प्रेमी का नाम सामने आता है। मैं जब पत्रकार बन गया हूँ, अब 4 साल हो गए इस बात को, 2008 से लेके 2012, तो मैं उस वक्त हिंदुस्तान अखबार के लिए रिपोर्टिंग किया करता था। तो मेरे दिमाग में अचानक से एक दिन ख्याल आया कि एक फिल्म देखी थी मैंने, बागबां। तो बागबां में अमिताभ बच्चन एक किताब लिख देते हैं, वो किताब बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है, तो उससे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, रॉयल्टी मिल जाती है। तो मेरे दिमाग में था कि यार मैं भी ना शबनम के ऊपर एक किताब लिखूं। और लिख भी सकते तो आप तो उसका अतीत भी जानते थे और आगे की चीज़ों को भी पता कि मैं अतीत भी जानता था, और जो बीच में चला था वो भी जानता था। तो मेरे दिमाग में था कि उससे बहुत सारी रॉयल्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा। दिमाग में कुछ इस तरह का ख्याल था, ईमानदारी की बात। लेकिन मैं आपकी बात को काटूंगा, एक चीज मेरे को बड़ी बीच में खल रही है, उन्होंने मर्डर किस वजह से किया था घर वालों का? हाँ, मर्डर किस वजह से किया था, हो सकता है कहानी में बीच में लेके आता। चलो तो ठीक है, कोई नहीं, आप कंटिन्यू रखिए।
तो मैं कहानी के बारे में जानना चाहता था, और कहानी इसलिए जानना चाहता था क्योंकि उसका जो मेरे साथ व्यवहार था 2-3 बार बहुत अच्छा था, और उसी लड़की पर 7 हत्याओं का आरोप लगा हुआ था कि यार ये 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं कि एक लड़की जो स्कूल टाइम है तो वो इतनी अच्छी हेल्प करती है, और उसी ने 7 हत्याएं भी करी, वो भी करवा लोगी। तो वो भी अपने सगे माँ बाप और भाभी भैया भतीजा ये जो, तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं जब पहली बार जब जेल में मिलने गया था, ये साल 2012 की बात है, तो मैंने जेल में एक पर्ची लगवाई। एक प्रोसेस होता है, आजकल तो कंप्यूटराइज कुछ होता है, आवेदन करना पड़ता है, लेकिन मैं अभी भी जाता हूँ मिलने के लिए, मुझे इस तरह का नहीं कि मुझे एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो उस एप्लीकेशन पे काम हो जाता है। तो अब इन 4 सालों में एक वकील के अलावा शबनम से कोई भी मिलने नहीं आया था। तो जैसे देखा कि अच्छा शबनम बामनखेड़ी, शौकत अली उसके पापा का नाम, तो मैंने कहा हाँ, या तुम भी मर्डर करके आए हो क्या। उसने कुछ इसी अंदाज में मुझे बोला, तो मुझे बहुत ज़्यादा पहली बार मुझे बहुत बुरा लगा कि यार इस तरीके से कैसे बातें कर सकता है ये। तो मैंने उसको डांटने के बाद खैर मैंने उससे कहा तेरा काम पर्ची लगाने का है तो पर्ची लगा। तो उसने पर्ची लगाई, और पर्ची लगाने के बाद मेरा नंबर आ गया, नाम बोलते हैं कि भाई इसकी मुलाकात इससे हो रही है, आप मिलने के लिए आ जाओ। तो अगर किसी को मिलना नहीं है तो रिजेक्ट वाला आ जाएगा मैसेज, और मिलने के लिए कि हाँ एक्सेप्ट कर ली गई है तो आप मुलाकात कर सकते हैं। तो मेरी एक्सेप्ट कर ली गई, मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार मज़ा आ गया। पहली बार में जाके जब मैं अंदर जेल में गया, तो वहाँ जाने के बाद जब फर्स्ट टाइम मैंने जेल को देखा था कि आखिर जेल अंदर से कैसी होती है, कैदी कैसे रहते हैं, मुलाकात कैसे होती हैं, ये सारा प्रोसेस। अब जब मैं अंदर गया तो अंदर जाने के बाद कम से कम रहे होंगे 400 प्लस आदमी रहे होंगे। 200 अगर मिलने आए तो 200 वो हो गए, 200 कैदी हो गए, तो 400 इस तरह की बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब उस भीड़ में मैं शबनम को ढूंढ रहा हूँ, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मुझे शबनम दिखाई नहीं दे रही थी। मैं बड़ा परेशान हो गया, और जब मैं परेशान हो गया मैंने कहा यार शबनम नहीं मिल रही, क्या हुआ क्या। तो एक सिपाही ने मुझसे कहा कि क्या बात है, किससे मिलना है, क्या क्यों इतना उछल कूद मचाए हो, क्यों भागा दौड़ी कर रहे हो। मैंने कहा मैं मुलाकात करने आया था शबनम से, लेकिन शबनम कौन, कि बामनखेड़ी वाली। कौन बामनखेड़ी वाली? वो लड़की जिसने 7 मर्डर कर रखे हैं। कि हाँ वही, बस इतना था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ पकड़ने के बाद उसने तुरंत अपने बड़े अधिकारियों को बताया। अधिकारी एकदम से निकल के आए। 4 साल में कोई मुलाकात करने नहीं आया, अचानक से ये कौन आ गया। तो उन्होंने मेरी पूरी तलाशी ली, मुझे देखा, मेरे कुछ छुपा होता नहीं है। हालांकि मैं अभी अंदर में एंट्री करके आया हूँ तो उसमें मेरी तलाशी ली गई है, लेकिन अब उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से तलाशी ली कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 साल में कोई पहली बार मिलने आया है, शबनम को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा, कहीं कोई इसका दुश्मन तो नहीं है, बदला लेने तो नहीं है। तब उन्होंने मुझसे पूछा तुम कौन, कहाँ से, क्या। तो मैंने बताया अपने बारे में कि मैं ऐसे हूँ, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, मैं बुलंदशहर में रहता हूँ, वहाँ हिंदुस्तान के लिए रिपोर्टिंग करता हूँ। यहाँ क्यों आए हो? बोले मेरी कॉलेज के कॉलेज में साथ पढ़ते थे, कॉलेज मेट है मेरी, तो इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलिए यहाँ से निकलिए। उन्होंने मुझे डांट डपट के निकाल दिया, मैं वहाँ से चला गया। लेकिन जैसे उन्होंने डांटा डपटा निकाला तो यहाँ से मेरे अंदर पता नहीं क्या अजीब सी एकदम वो हो गई थी कि मुझे फिर दोबारा आना है, अब तो मिला है। रोका कैसे? ये तो मेरा अधिकार है, मेरा संवैधानिक अधिकार है। अभी तक मैंने ये नहीं बताया था कि मुझे कोई किताब लिखनी क्या है क्या नहीं। तो ऐसे चलता रहा। तो मैं फिर दोबारा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। अब जब छुट्टी होती तभी मैं आ जाया करता था। ये करीब 150 पौने 200 किलोमीटर का सफ़र होता था बुलंदशहर से सीधा मुरादाबाद की जेल में। मैं आता हूँ जाता हूँ, लेकिन मुलाकात नहीं होती थी। अब ऐसे करते करते एक वक्त गुजर गया, कि 1 साल, 2 साल, 3 साल जब वक्त गुजर गया, लेकिन पर्ची लगाने से वो पर्ची लगाने वाले पहचान गया, जो अधिकारी हैं वो भी पहचान गए, पुलिस वाले हैं वो भी पहचान गए। वो देख रहे हैं यार पता नहीं यार फिर आ गया है। मैं अक्सर बैठा रहता था एक इंतजार में कि उधर से आती थी, नहीं मिलना। वो उस दिन जो आई थी, ये मुझे बाद में पता चला कि वो गलती से उसने हाँ कर दी थी। उसे लगा कि शायद उसका वकील मिलने आया है, कि शबनम तुम्हारी एक मुलाकात है। आगे का वर्ड उसने सुना ही नहीं कि मिलने कौन आया है। और जब फिर वो मुलाकात करने के लिए नहीं आई थी, तो ऐसे जब आगे वक्त गुजर गया तो फिर मैं जब वहाँ जाता था तो इसी जेल से CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो अक्सर आती थी। जो जेल में बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 साल से कम है, वो देखते हैं कि बच्चा ठीक है नहीं है, पढ़ाई ठीक हो रही है नहीं हो रही है, कहीं बच्चा बीमार तो नहीं है, तो बच्चों के लिए वो आते थे। इसी बीच में जो एक मुलाकाती होता था, वो उस बेचारे को मुझ पे बहुत तरस आता था
कि वो जैसे लगता था उसने मुझसे कभी फिर पैसे भी नहीं लिए, अपने ही पैसे से लगाता था। अब शायद वो देख पता रहे नहीं थे है भाई या इनकी नहीं मिलने की इतनी तलब कि यार है। मिलने की इतनी तलब है इस बंदे को। तो उसने मुझे अपना नंबर दे दिया था, उसने कहा कि आप मुझे पहले ही बता देना कि आप आ रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो मेरी पर्ची पहले ही लगा दिया करता था कि हाँ भैया मैं आ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। लेकिन जब अंदर से नहीं आते थे, आज भी नहीं, मैंने कहा आज भी नहीं, हाँ इस तरह से हो गया। तो एक वक्त गुजर रहा था, तभी उसने मुझसे कहा कि तुम जाके इससे मिलो। बोले क्यों, इससे क्यों? बोले ये शबनम के पास ही तो जाते हैं मिलने के लिए, CWC वाले। तो बोले ये क्यों जाते हैं? अरे शबनम को एक बच्चा भी है। तब मुझे पहली बार ये पता चला था कि शबनम को एक बच्चा भी है। बेटा था या बेटी थी? बेटा है, लेकिन मैंने ये भी नहीं जाना कि बेटा है या बेटी? या बेटी है, वो गोरा है, काला है, ठीक है, नहीं है, कैसा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं जाना। मेरे दिमाग में क्या था कि मुझे शबनम से मिलना है, मुझे शबनम पे किताब लिखनी है और सीधा मैं उसमें, मुझे जेल में जाना है बस किसी भी तरकीब से। तो अभी तक तो मुझे लग रहा था हलवा है, लेकिन वो जो एक अंदर से था मना करने वाली बात, तो जिद के आगे मैंने चल रहे हैं, अब तो बिल्कुल नहीं हारना है। जब 3 साल गुजर जाते हैं, आखिरकार मैं उनके पास पहुंचता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, मैं तो वो बड़े हिकारत की नज़रों से, मतलब अजीब सा देख रहे थे, यार क्यों पूछ रहा है। शायद इस तरह के सवाल उनसे लोग करते रहे होंगे। वो आते थे तो उनका अखबार में फोटो जरूर छपता था, बड़ा हाईलाइटेड मैटर था। 3-4 साल बीतने के बावजूद भी, 5-6 साल बीतने के बावजूद भी। तो मुझे याद है एक मैम, उनके सरनेम यादव लगाती हैं वो, तो मैंने उनसे पूछा था, मैम आप यहाँ शबनम से मिलने क्यों आती हो? तो उन्होंने कहा उनका एक बच्चा है और बच्चे को हम किसी फैमिली को देना चाहते हैं और इसलिए हम बार बार मिलने की कोशिश, मतलब वे मिलने आते हैं। तो उनको बच्चा कैसे लिया जाएगा? बोले उसके लिए अखबार में विज्ञापन निकलता है, ऐड देखना है, उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है, आपको मिल लेना है। तो नहीं ठीक है। अब मैंने इस इंतज़ार में था, अब ई-पेपर आने लगा था इंटरनेट पर, तो मैं देख रहा हूँ उससे, तो एक दिन मेरे सामने वो विज्ञापन आ जाता है। मैंने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद मेरे पास कॉल आ जाती है, और कॉल आने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है आप आ जाइए और पहले आप एक बार शबनम से मुलाकात कर लो। तब ये 3 साल की बड़ी कड़ी तपस्या के बाद तब मेरी शबनम से पहली बार मुलाकात हो रही है। और मैं डायरी लेके गया था कि आज तो जाके मैं डायरी दे दूंगा और जो भी अपनी ज़िंदगी के सब कुछ है वो लिख देगी आज, और मेरी किताब पक्की। तो जब मैंने वो देखा तो देखने के बाद उससे मैंने बस एक सवाल, जो भी आपने मुझसे कहा था कि वो क्यों, क्या, कैसे, मैंने वही सवाल कर लिया और उससे कहानी बिगड़ गई। मैंने कहा शबनम तुमने ये 7 लोगों की हत्याएं क्यों की? तो बस इतना सुना था उसने, और कुछ सुना ही नहीं। हालांकि इससे पहले मेरे और भी बात हुई थी, मैंने कहा मैं शबनम से मिल रहा हूँ, शबनम ही है, कोई और है। उसका जो चेहरा था वो ढका हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि लड़की कौन है सामने। तो मैं थोड़ा सा मेरे को बचपन किसी और से बात कर, नहीं बात भी सही भी है, क्या पता कौन बात कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा जब देख रहा था, मैंने कहा मैं किससे बात कर रहा हूँ, तुम शबनम हो, मुझे पहचानती हो, हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे, हम लोग मिले थे, इस तरह की बात चल रही थी। तब मैंने उससे जब रिक्वेस्ट की, तब उसने हल्का सा अपना जब किया तो मुझे पहचान गया कि हाँ ये शबनम, लेकिन पूरा चेहरा फिर भी नहीं देखा था। और मैंने सवाल कर लिया कि तुमने ये मर्डर क्यों किया? उससे इतना गुस्सा आया, कहा तो कुछ नहीं उसने, वो एकदम से उठी चली गई। अब मैं बोला यार ये क्या हो गया, अभी तो हमारी बातचीत भी नहीं हुई, 3 साल चक्कर लगाए तब जाके तो यहाँ नंबर लगाए, उसके बाद भी उठ के चली गई। अब मैं यहाँ से जो गया हूँ तो फिर जो CWC से मेरे पास कॉल आया, तुमने शबनम से ऐसा क्या कहा, वो नाराज़ है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखना चाहती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में कि यार मैं क्या करूँ, गलती हो गई, मुझे ही पता था। मैंने कहा मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो बोले नहीं तुमने कुछ बदतमीजी करी, तुमने कुछ गलत बोला है, ये वो। तो मैंने कहा यार ये मैं बाद में, मुझे अब आके मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये तो शायद जज साहब ने मैंने पूछा होगा कि तुमने मर्डर क्यों किया, वो तो वकील की जो जिरह होगी बताएंगे। तो ऐसे वक्त निकल गया। अब जो एप्लीकेशन आती हैं, तो एप्लीकेशन आती हैं पहली बार 20 एप्लीकेशन टोटल मिला के। 20 एप्लीकेशन में जब इन्होंने LIU के थ्रू, एक पुलिस का ही एक डिपार्टमेंट होता है, वो जांच करता है अपने लेवल पर कि जिस फैमिली ने अप्लाई किया है कहीं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो 20 में से 17 एप्लीकेशन ऐसी थी जिनका आपराधिक इतिहास था, तो उन्होंने वो 17 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब 3 एप्लीकेशन बचती हैं, और 3 एप्लीकेशन बचने के बाद फिर वो पता चलता है कि वो 2 एप्लीकेशन वाले आए ही नहीं। उस 3 में एक आपकी भी? मैं सिर्फ अकेला रह गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा यार मेरी शादी
शादी तो नहीं हुई है। और बिना शादी के बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि ये जो बिना शादी के बच्चा अडॉप्ट वाली बात ही है कि अगर मैं फैमिली का हिस्सा होता, मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहता, तो शायद मुझे अकेला बच्चा मिल जाता, मेरे नाम से मिल जाता, लेकिन मैं रहता था अकेला। इसलिए इन्होंने मेरे पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की। मैं अपने गाँव तो रहता नहीं था, मैं दूसरी जगह रहता था। तभी उन्होंने ये पता किया कि शादी की है कि नहीं की। मैंने कहा शादी तो नहीं हुई है, तो शादी नहीं हुई है तो आप इस बच्चे को नहीं ले सकते। अब जब ये मना किया तो मैंने कहा यार आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं, बोले जब शादी नहीं हुई है। तो मैंने कहा बस मुझे आधे घंटे का समय दो और मैं शादी करके यूँ आया। तो जो मैडम थी वो मुझे देखने के बाद बोली, अपने थोड़ा सा ऐसा इशारा किया कि ये पागल हो गया। दिमाग घूम गया। हाँ, आसपास की जो बैठी हुई थी मैडम उन सबके सामने उसने ऐसा इशारा किया। तो मैं बोला अरे मैम मैं पागल नहीं हूँ, मैं अभी बस गया। तो इस बीच में मैंने अपनी जानकारी में जो लड़कियां थीं, जैसे रिश्तेदारों में हो जाता है, तो जहाँ जहाँ मेरी शादी की बात चल सकती थी मैंने सभी जगह कॉल कर लिया। मैंने कहा वो शादी यदि करनी है क्या? अरे अच्छा शादी क्या है? मैंने कहा शबनम का बेटा लेना है। तो शबनम का बेटा लेना है, पागल हो गया क्या? मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। तो वो 2-3 जगह थी अपने, वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन इस बीच में इस कहानी का एक दूसरा पार्ट कुछ और भी है, मैं उस पर आऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, ये आपका सवाल होना चाहिए था कि आप उसी बच्चे को क्यों लेना चाहते थे। किताब का तो बदल गया अपना, जैसे किताब बदल गया तो वो जैसे बच्चे के बारे में आया। तो अभी मुझे ये नहीं पता है कि लड़का है लड़की है क्या है, लेकिन दिमाग में पता नहीं एक इमेज बन गई, एक ऐसी इमेज है। मैं सो रहा हूँ तो वो इमेज कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे निकालो, जैसे पिक्चरों में सीन चलता है। तो अब वो किताब तो मैं बिल्कुल भूल गया कि मुझे किताब लिखनी ही नहीं है, बच्चा लेना, मुझे बच्चा लेना है। यार वो बच्चे, उसके कोई दोष नहीं, वो जेल में पैदा हुआ है, जेल में ही रहना सहना। और मुझे पिक्चरों में दिखाते हैं, मैंने उस वक्त एक फिल्म आई थी जेल। लेकिन जेल में तो छोटे बच्चे को रखते नहीं, तो चाइल्ड वेलफेयर वाले ले जाते हैं उसको। बिल्कुल ये आपका बहुत अच्छा वाजिब सवाल है। पहले वो जेल वाली बात, जेल फिल्म देखी थी, शायद मधुरकर भंडारकर की फिल्म थी। उसमें जेल की जो स्थिति दिखाई गई थी तो उसे देख के लगता था यार इसका तो कोई कसूर ही नहीं है इस बालक का। तो उसका तो बेचारे का क्या ही था तो ये जेल में क्यों रह रहा है? अब वो रात को सपने में आ रहा है, परेशान कर रहा है, मुझे निकालो मुझे निकालो। मैंने कहा अब कुछ मेरे दिमाग से भी अपने ऐसी चीज बनती चली गई, वही मैं सच मानने लगा। मैंने कहा भूत किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हाँ ये भूत है, भागो डरो, ये सब चीजें तो ऐसी दिमाग में था। तो ये बच्चा पैदा हुआ है 13/12/2008 को। जब शबनम पहली बार जेल जा रही तब वो 2 या 2.5 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट है, और जब जेल जाती है तो वहीं बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा अपनी माँ के साथ नियम अनुसार 6 साल तक रह सकता है माँ के साथ। अब चाहे वो जेल में है या जेल से बाहर है, कहीं भी है, बच्चे जेल में होते हैं माँ के साथ होते हैं, पिता के साथ नहीं होते। चाहे बेटी या बेटा है, माँ के साथ रह सकते हैं। बाकी अगर वो नहीं रखना चाहे तो है ना, लेकिन अगर नहीं रखना चाहते तो नहीं रह सकते, वो दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि माँ का ये अधिकार है 6 साल तक। फिर अधिकार कानून का शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत उसे एजुकेशन उसको देनी ही देनी है, अब माँ के साथ नहीं रह सकता। तो ये जो सारी बातें थी, ये 13/12 को बच्चा पैदा हुआ है। मैं बुलंदशहर में रहता था, मैं एजुकेशन की रिपोर्टिंग किया करता था। ये तारीख है 23 दिसंबर 2008। मैं एक स्कूल में जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद एक मैडम से मुलाकात हो जाती है। पहली बार मैंने मैडम को देखा कि कोई ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सैल्यूट करके चला आता हूँ। तो मैडम को भी अच्छा लगा और हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो मैं ये जो बातें थी अभी तक जितना भी कुछ हो रहा है वो सारी बातें मैं अपनी दोस्त को शेयर किया करता था। नाम वंदना सिंह उनका। मैं वंदना से कहता था वंदना आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। कई बार ऐसा भी हुआ कि वंदना मेरे साथ बाइक पे बैठ के 150 किलोमीटर दूर जा रही है जेल के। अच्छा, वो साथ भी जाती थी। हम लोग जा रहे हैं, अब पता चला कि वंदना भी साथ में है, उस्मान भी साथ में, तो मुलाकात नहीं हो पा रही, हम लोग वापस लौट के आ रहे हैं, तो एक आउटिंग हो जाया करती थी। वो एक ऐसा पार्ट है मेरी अपनी जिंदगी का जिस पर शायद मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि हाँ यही है मेरा अपना सबसे खास। मैं जो आधे घंटे की चैलेंज करके आया था कि कोई ना कोई तो तैयार होगा, जब कोई तैयार नहीं हो रहा था मैं रोते हुए बता रहा था उसको, वंदना को, आज यार ऐसा हो गया, अब वो बच्चा तो मिलेगा नहीं। प्लानिंग मेरी ये थी कि बच्चा मैं लेके आऊंगा, वंदना अपने साथ रख लेगी, हम लोग उसे मिलके पाल लेंगे। अब जब इस तरह की बात थी तो मैंने उसे बताया कि यार वो बच्चा अब नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा? बोले वो शादी के लिए बोले। तो बोले काम कर, शादी हम दोनों कर लेते हैं। तो मैंने कहा यार कहीं दिक्कत तो नहीं होगी तेरे पापा मम्मी पता चला कि एक जान को बवाल हो गया। तो बोले मैं शादी कर रही हूँ, कौन सा मम्मी पापा को शादी करनी है, देखा जाएगा चल।
वो हम दोनों आपस में एक दूसरे के तू करके बात करते थे, तू टेंशन मत लेना, मैं अब वो बॉन्डिंग अच्छी थी हाँ बहुत जबरदस्त, आज भी ऐसी है, आज भी गुत्थम गुत्था यूं हो जाती है दोस्तों वाले। सही, अच्छी बात है, रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। रिश्ता ऐसे है हमारा, झगड़ा हमारा ज्यादा देर टिक नहीं पाता, और ज्यादा देर ना लड़ाई लड़ो तो फिर मजा नहीं आता। जिस रिश्ते में ज्यादा झगड़े हो और चुपचाप रहे, और रिश्ता खत्म ही हो जाता है। तो ऐसा ही होना चाहिए, झगड़े प्यार हो, झगड़े प्यार हो। ऐसे था, उसमें मैंने उसे बताया, उसने कहा ठीक है यहाँ कर देना, मैं देख लूंगी। मैं एकदम पहुंच गया, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ था, मैंने कहा मैडम शादी हो गई है, बताओ क्या करना है। वो भी यूं सोचे होंगे, ये तो सब प्लानिंग करके आ रहे हैं। बुद्धि ये नहीं है क्या एकदम। चलो ठीक है, अब ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, आपको फिर दोबारा नए सिरे से आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी। ठीक है, फिर नया विज्ञापन निकला, नई एप्लीकेशन। पिछली बार 20 लोगों ने अप्लाई किया था, अब की बार किसी ने अप्लाई नहीं किया, मैं रह गया अकेला। उधर डीएम साहब लगातार प्रेशराइज कर रहे थे कि ये बच्चा कैसे रह सकता है जेल के अंदर, उसे निकालो यहाँ से। उस बाल अधिकार आयोग, कई आयोग भी उसमें थे क्योंकि हाईलाइटेड केस था, तो उसे निकालो। तो कुल मिला के बोले जल्दी से एप्लीकेशन लगाओ, आ जाओ। तो हमारे मम्मी पापा को बुलाया गया, उनसे भी रजामंदगी ली, उन्होंने तो एकदम हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आया, जैसे मैम को समझ में नहीं आया था कि कहानी क्या है। उन्होंने कहा हमें क्या पता, जो हमारा लड़का कर रहा ठीक कर रहा होगा। उन्हें ये नहीं पता था कि एक ऐसे बच्चे को लेके आ रहा है जिसकी माँ पे 7 कत्ल का आरोप है। बिल्कुल, समाज क्या कहेगा, बहुत बड़ी वो बात। बच्चा जो फिर हम जाते हैं 30 जुलाई 2015 की वो बात है, हम जाते हैं मुरादाबाद की जेल में। तो ये लगा लीजिए उस बच्चे को लाने के लिए 2 गवाह की जरूरत पड़ रही थी, तो गवाह के लिए भी कोई तैयार नहीं होता है, जिससे फोन कर रहा हूँ चलना तो आज मुझे बहुत जरूरी काम है, पंगे में कोई नहीं पड़ना, कोई नहीं पढ़ना चाह रहा था। तो एक मेरा दोस्त चौधरी अरब सिंह, चौधरी साहब यार ऐसे मसला है, कहाँ चलना है बताओ। वो दिलदार टाइप का आदमी एकदम से, उसने कहा मैं चल रहा हूँ। चौधरी साहब तैयार हो गए। फिर एक मेरा बचपन का दोस्त था जान मोहम्मद, था कि अभी भी है गंजा मैं उसे प्यार में गंजा ही बोलता हूँ। मैंने कहा यार जान मोहम्मद ऐसे मसला है, बताओ कहाँ चलना है। वो 2 ऐसे लोग थे जो एकदम से रेडी हो गए, कुछ करा ले, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी एकदम तुरंत सिग्नेचर कर दिया, ठीक है चलते हैं। वो दोनों जो चले गए, और उस बच्चे को हम जब लेके आए तो वो बड़ा प्यारा सा अनुभव था। उसके पास एक थैला है, थैले में कुछ खिलौने रखे हुए हैं, और हालांकि इससे पहले हमारी एक मुलाकात हुई थी, मैं और मेरी वाइफ वंदना, हम दोनों ही गए थे मिलने के लिए। तब मुझे लगा था, मैंने कि यार मेरी तब ना मुझे नींद से जैसे जागते हैं ना, ऐसा लगा मैंने कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार तो लगता है क्या सही हो रहा है चारों तरफ। अब मतलब सचमुच मुझे पता चला कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ क्या करने जा रहा हूँ। वो अपनी माँ के साथ पहली बार आया है, उसकी माँ का वही अपना चेहरा है जो दिखता नहीं है, तब भी नहीं दिखा था, इतनी ही बस मुंह दिखाई देता था। और बाकी मैंने वो फोटो में देखा था, उसी से लगाया अंदर से, हाँ बाकी सचमुच तो देखा ही था उसे। तो उस बच्चे के हाथ में खुजली से पूरा बॉडी उसकी बेकार हो रही थी, देखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर गोरा, लेकिन अजीब हो रहा था, बाल उसके अजीब कटे हुए, कपड़े अजीब से हो रहे थे। तो मैंने उसे ना चाहते हुए भी उसको अपनी गोद में बिठाया, कि मैंने कहा अगर पिछली बार तो नाराज होकर चली गई थी, इस बार अगर बच्चे की तरफ जरा सा भी ध्यान ठीक से नहीं दिया तो अब की बार तो पक्का चली जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। देखा, मैं उसके लिए कपड़े लेकर गया, और हमारी मैडम को सब पता है क्योंकि बच्चों को पढ़ाती है, टीचर है, तो उसकी किस नाप के कपड़े आएंगे, क्या उम्र है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो वो एक परफेक्ट माँ है इसमें कोई शक नहीं है। उसने देखा कपड़े बनाए उसको, हमने हैंड टू हैंड। तो उस दिन क्या कह रहा था, अब यार मुझे यहाँ नंगा करोगे क्या लड़का कह रहा था पहन ले यार, तेरे लिए कपड़े लेके आए। तब उसने कहा था कि मैं बच्चा आज नहीं दूंगी, 1 हफ्ते के बाद लेके जाना, मैं इसके साथ ईद करना चाहती हूँ, हो सकता है कि ये मेरी इसके साथ आखिरी ईद हो। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग फिर वहाँ से चले आए, और ईद के बाद फिर हम लोग जाते हैं। तो तारीख थी 30 जुलाई 2015, हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद जब उसे लेके आ रहे थे तो उसने शर्त रखी थी कि सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इस बच्चे को दूंगी। तो तब भी वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी, सवाल वही दिमाग में था कि इसने पूछा कि, और उसने एक सवाल मुझसे पूछा था कि 4 साल तक तुम कहाँ थे, जो 4 साल बाद मुझसे मुलाकात करने के लिए आए। तो मैंने कहा मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, मैं खुद ऐसी मतलब खाना बदोश जिंदगी जी रहा था, पत्रकार फकीरी वाला जीवन जीते हैं, तो मैं अपना भला ना कर पा रहा था, मैं तेरा क्या भला कर। सही बात है। और वो इतना मतलब 3 साल तक जो आपने कोशिश की वो बहुत बड़ी बात है, दूसरा कौन करता है। मैंने कहा ये सब था। उसने पूछा मिलना क्यों चाहते थे, कहानी के लिए। फिर कहानी क्यों नहीं, मैंने कहा मेरा मन नहीं है, और बच्चे का दिमाग में इतना ज़्यादा है। तो फिर बच्चे से मैंने कहा बेटा चल। तो उसने कहा कि मुझे दो वो शर्त है मेरी। बच्चे ने कहा क्या शर्तें हैं।
पहली शर्त ये थी बच्चे की कि मुझे सलमान खान से मिलना है। मैंने कहा यार तो बड़ी तगड़ी शर्त दी ये तो इसने। बहुत बड़ी डिमांड कर दी हाँ। 16 साल के नहीं। दूसरी शर्त थी आइसक्रीम की, तो मैंने कहा ठीक है आइसक्रीम तो दिलवा देंगे। सलमान खान वाले बात में झूठ बोल गया, मैंने कहा ठीक है रे मेरी जान पहचान है ये वो। तो वो बच्चा तैयार हो गया, जेल से बाहर निकलती आइसक्रीम आ गई थी, लेकिन सलमान खान वाली बात इसलिए पूरी नहीं हो पाई क्योंकि मेरी सलमान खान से इतनी बढ़िया बात नहीं थी, और मेरी तो बढ़िया बात है ही नहीं बेकार। ऐसा लग रहा है जैसे अब बढ़िया बात होगी, पहले बढ़िया बात नहीं थी। तो बजरंगी भाईजान मूवी आई थी, हम उसे पिक्चर हॉल लेके चले गए। सिनेमा में जब गए तो जेल में छोटे टीवी होते हैं, वहाँ पूरा सिनेमा था। वो देख के इतना खुश हुआ कि वो सलमान खान से मिलना ही भूल गया। मैंने फिर कोशिश भी नहीं की अपनी तरफ से कि सलमान खान से मिले, नहीं तो कुछ लोग होते तो लेके उसे लग जाते और वायरल करने में, उसका वीडियो बनाने में। मैं लगभग अपने चैनल पर 1600 से ज़्यादा कहानियाँ सुना चुका हूँ, लेकिन अपने चैनल पर आज तक भी मैंने इसके बारे में कोई शब्द नहीं बोला है। और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम सीधा अपना आए बुलंदशहर आए। फिर हमने जैसे अखबार में फोटो छपा तो उसके मम्मी पापा को पता चला क्या कांड कर दिया तुमने, रिश्तेदारों से पता चल रहा था। मेरे घर वालों को जब पता चला कि ये उसका बच्चा लिया है, उनके घर वालों ने तो मना किया ही होगा। उस वक्त पता ही नहीं था ना, हाँ। उन्हें नहीं पता था। जब अखबार में पढ़ा यार ये क्या कांड कर लिया, जैसे मैंने अभी बताया था, मैम को मैंने पूरी कहानी बताई थी आने से पहले। मैम ने कहा हाँ ठीक है ये वो, और मैम को पता ही नहीं था, ऐसे मम्मी पापा को पता ही नहीं चला कि क्या कहानी थी। अगले दिन लोग घर पे आ रहे हैं, देखो क्या कांड कर दिया तुम्हारी लड़की ने। वो जा रहे हैं बाजार जा रहे हैं, तब उन्होंने पकड़ रहे हैं लोग, कहीं भी जा रहे हैं, मतलब उनका जीना हराम हो गया। कोई कह रहा कातिल के बेटा, उसके बच्चे की माँ के मतलब उसके नाना के नाम करोड़ों रुपए की संपत्ति आज भी है। ऑन रोड है, बड़ा सा घर है, बाग है, जिसकी शबनम के पिताजी के नाम। हाँ पिताजी के नाम, जिसकी कीमत कई करोड़ों में। तो लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया भाई ये तो रातों रात करोड़पति हो गया। तो मैंने कहा यार जब ये सुना तो पापा बोले तूने ये सिर्फ जमीन के लिए सब किया गया। तो मैंने कहा पापा मैं जब पब्लिक को ये सही मैसेज नहीं दे पा रहा हूँ, तो जब ना आप ही नहीं समझ पा रहे मुझे, तो मैं पब्लिक को क्या समझाऊंगा। मेरे बड़े भाई ने भी ये बोला अबे यार गेम खेल गया दोस्त। यार अगर आप भी मुझे ऐसा बोलोगे तो फिर पब्लिक तो खैर कहने दो, कर दो। घर वाले ही बोल लेंगे तो बाहर वालों से फिर क्या ही फर्क पड़ेगा। तब मैंने पापा से कहा था कि मेरे हिस्से में जो भी आता है आपकी तरफ से मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने पहले अपने घर का जो भी था, खेती की जमीन थी, घर का था, जो भी था सब त्याग दिया था कि कुछ नहीं लेना, और लिया ही नहीं है, आज तक भी नहीं लिया। और कसम है कि मैं भविष्य में भी ना लूं, ऐसा मुझे ऊपर वाला बनाए रखे। उस बच्चे से इतना लगाव कैसे था आपको? बताया कि वो साइकोलॉजिकल दिमाग में इस तरह से था कि मैं एक ऐसा बच्चा हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर इतना है कि मैं एक कातिल के पेट से पैदा हो गया हूं। और ये समाज ये बातें बड़ी बड़ी करता है, पिक्चर देखेंगे तालियां बजाने शुरू कर देंगे, वाह वाह ये वो सैल्यूट मारेंगे, लेकिन जब बात रियल लाइफ में करने वाली आती है ना, कोई नहीं करता, तो कोई आगे करता। नहीं आता। ये तो सही बात है। हम थोड़े इमोशनली टाइप के आदमी हैं, वो वाइफ मेरी मुझसे भी ज़्यादा बड़ी इमोशनल है। फिर हम लोग रहे साथ साथ, हमने फिर ये जैसे घर वालों को हमने मैनेज किया, घर वाले मैनेज हो गए, आसपास के लोगों को हमने पता नहीं चलने दिया, बहुत सारे कमरे बदले, घर बदले। तो जब हम नए घर में पहुंचते थे तब लोगों को लगेगा कि भैया ये बच्चा इन्हीं का है। तो ये कम से कम 2-1 साल तक का प्रोसेस, फिर ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि हमारा अपना घर हुआ, फिर चीज़ें बढ़िया होती चली गई। और ये कहानी अब इस साल वो 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहा है और दिसंबर 2026 में उसके 18 साल कंप्लीट हो जाएंगे। वो इसी शर्त पर हमें दिया गया था कि जो इसका पुराना है वो वही रहेगा, इसकी माँ का नाम, जो भी इसके फादर का नाम जो भी है वो जो उन्हीं के नाम, वो हिस्ट्री वही रहेगी उसकी। तुम्हें वो एडोप्ट नहीं किया गया, यानी तुम्हें गोद नहीं दिया गया, तुम्हें सिर्फ पालने के लिए दिया गया। और उसमें मैंने सब कुछ बताया था वंदना को, उसने इस बात को लेके कहा कि ये बच्चा है तो फिर यही रहेगा, हमारा अपना कोई अपना बच्चा नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत मैं भी हाँ नशे में था उसको लाने की, मैं भी हाँ में हाँ मिला गया। और जब बड़े हुए तो पता चला कि हाँ यार अपना भी बच्चा होना चाहिए था। लेकिन वो जो कसम दी थी उसको मैं आज तक भी निभा रहा हूँ। और इस बात को 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, 10 साल 2015 की बात है, हाँ 11वां साल चल रहा है। इतना कोई तो अपना भी अपनों के लिए नहीं करता जितना आपने शबनम के लिए। क्या शबनम से कोई प्यार व्यार था क्या? आपको कोई लाइक करता? मैं बताया तो वो मुझे भाई वो बोल तो रही आपको थी। भाई, लेकिन आपके साइड से क्या था वो चीज? मुझे उसने भाई बोला तो मैं भाई एक्सेप्ट कर लिया। उसमें शबनम क्या, मैंने बताया ना कि बागवान फिल्म एक मूवी आई थी, उसमें किताब ऐसे हाईलाइट हो जाती है, तो मुझे लगा कि मैं शबनम को तो जानता हूँ, तो मुझे बिल्कुल जो मुझे बचाने के लिए पहुंच सकती है, जो लड़के पीटने वाले हैं मुझे बचाने के लिए क्यों किसी की हिम्मत जो इससे हाथ लगा के दिखाए।
तो मुझे लगा कि यार मुझसे तो वो इतना प्यार करती है, एक छोटे भाई की तरह मानती है। तो ये जो इसकी जिंदगी का एक चैप्टर है, एक रात, अगर उस रात को इरेज कर दिया जाए, वो हो नहीं सकता किसी कीमत पे, क्योंकि उसी की रात से 14-15 अप्रैल 2008 की रात ही उसकी पहचान है। उसके पीछे देखोगे तो बहुत अच्छी है, फिर उसके आपने उस बात करने पे बहुत अच्छी है। किताब लिखी? नहीं, मैंने बताया ना कि मैं YouTube पर बहुत सारी कहानियां सुनाता हूँ। मैं जब ये कहानी भी नहीं सुना पाया, आपको पता है कि YouTube पर कहानी सुनाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, इनकम होगी, तो लोग कह देंगे अरे ये तो उसने बिजनेस के लिए किया। अपनी बातों पर मैं बिल्कुल सही ईमानदारी से खड़ा रहूं, इसके लिए तो मैंने अपने घर की जमीनें छोड़ी, माँ बाप का हिस्सा जो मिलता है, जो जिस बालक का अपना अधिकार होता है अपने माँ बाप की संपत्ति में, वो छोड़ा। तो फिर जब मैं अपने माँ बाप की संपत्ति का अधिकार छोड़ सकता हूँ तो मैं कहानी क्यों सुनाऊंगा, क्यों उससे पैसे कमाऊंगा। ये जो पॉडकास्ट चलेगा, जो भी इसमें आएगा, थोड़ा हो या ज्यादा हो, इसमें और कुछ नहीं, आपके हिस्से में आएगा, मेरे तो नहीं आएगा। तो मैं ताकि कहीं कसम खाकर कह सकूं कि हाँ कुछ नहीं, हम जैसे भी हैं, हम जैसे रहते हैं वैसे ही उसको जीवन उसको भी मिल रहा है, और हो सकता है कि हमारे नसीब का ना हो कि वो उसके खुद के नसीब का हो। अच्छे स्कूल में पढ़ता है, अच्छी जगह पर रहता है, अच्छा खान पीन सब कुछ। आपने ये बात सच साबित कर दी कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा होता है, क्योंकि उस बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं था, वो तो फ्री में मर गया था, लेकिन भगवान ने आपको भेजा, उसको बचाया, इतनी शिक्षा भी दे रहे हो। वो सबसे बड़ी बात, अपना बच्चा 6 साल 7 महीने और आपसे बड़ी, आपसे बड़ा दिल तो आपकी वाइफ का मानता हूँ मैं। चलो आपका तो था, उसने आपका इतना साथ दिया, तो आपको, मैं कहता रहा हूँ इस कहानी का मेन हीरो वही है। मैं तो साइड वाला सहायक कलाकार हूँ। फिर आपने उनसे पूछा शबनम से कि मर्डर क्यों किया? ये तो पूछा ही होगा। मैंने तो जब पहले दिमाग में रख लिया कि यार जब जिस पेड़ के आम ही नहीं खाने, तो फिर क्या उस बारे में बात लेकिन करनी। पता करना चाहिए था आपको, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो इतनी सॉफ्ट है, जैसे किसी को भाई बना के, और इतनी हेल्प नेचर की है, वैसे अपने घर वालों का मर्डर किया, तो आपको जानना तो चाहिए था। 2021 की बात है, अगर वो डेट याद हो मुझे तो शायद 16-17 फरवरी के आसपास की बात है। मथुरा से एक खबर छपी थी कि जेल में तैयारी चल रही है, और शायद महिलाओं को फांसी देने के लिए मथुरा जेल ही है। तो जब वहाँ चल रहा था तो वो खबर छप जाती है, मामला बहुत ज़्यादा 2021 में हाईलाइट हो जाता है। पहले तो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ था, लेकिन अब जाके 2021 में ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। मीडिया वालों ने मुझे ढूंढ लिया था कि मैं कहाँ रहता हूँ, घर पर जमघट लग गया सब कुछ। ये तब जब ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, तब मैं उस वक्त रामपुर जेल में मिलने गया था। पहले मुरादाबाद जेल थी, मुरादाबाद से रामपुर ट्रांसफ़र हो गया, और जब गया तो फिर मैंने पूछा कि एक बार बस मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने वो मर्डर किया है कि नहीं किया। तो उसने तो कहा कि मैंने मर्डर नहीं किया, और हर कातिल यही कहता है कि भाई मैंने ये अपराध नहीं किया है। तो फिर वो अपराध किसने किया? पुलिस ने जो इसमें इन्वेस्टिगेशन की थी, जो जांच अधिकारी थे, उनको सम्मानित किया गया था, और शायद उससे पहले इस तरह से सम्मानित नहीं होते, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसका खुलासा हुआ था, तो पूरे पर्याप्त सबूत थे इसमें। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ऐसे बोलेगी कि कुछ और हो सकता है। और बाकी उसने जब बोला था कि नहीं किया है, तब मैंने बाहर निकलने के बाद ये बोला था कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ, इसमें देखा जाना चाहिए, क्योंकि शबनम की उस रात की अगर बात को नज़रअंदाज की जाए तो उसकी पहली और बाद की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। किसी भी जेल, चाहे वो मुरादाबाद जेल में हो, चाहे वो रामपुर जेल में हो, फिलहाल वो बरेली की जेल में है, कहीं से भी एक दिन की भी, किसी एक घंटे एक मिनट की भी शिकायत नहीं है कि उसने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया हो। वहाँ लाइब्रेरी में रहती है, छोटे बच्चों को ट्यूशन देती है, महिलाओं को वो सिलाई कढ़ाई बुनाई का वो काम सिखाती है। हेल्पिंग नेचर, हाँ, हेल्पिंग नेचर उसका। डबल MA किया है इंग्लिश और ज्योग्राफी से, तो उसका जो व्यवहार है वो ऐसा अच्छा व्यवहार है। तो उसके बारे में कोई अधिकारी भी गलत नहीं कहता, कोई कैदी भी कोई गलत नहीं कहता, सब उसकी तारीफ करते हैं। जो उसके साथ रहा है वो बाहर निकला है ना, जब भी उसने मुझे कॉल जरूर किया है कि वो तुम्हें याद करते हैं, और उनकी ये बात ही वो बात, तो ये सब रहता है। हाँ, इतनी हेल्पिंग नेचर की, अपने माँ बाप को, भाई को, भतीजे को मार तो नहीं सकती, ये बात तो है, होनी चाहिए सीबीआई जांच तो। और किया भी है तो बहुत बड़ा गलत क्राइम है, इससे जो और लड़कियां उनको शिक्षा लेनी चाहिए भाई। क्यों किसी को मार के अपनी जिंदगी बसानी, तो क्या ही जीवन जीना है? फिर जीवन जीना तो आपकी तरह जीना चाहिए। दूसरे के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, अपना बच्चा नहीं किया, बहुत बड़ी बात है। और जो उसका प्रेमी था, उसका क्या हुआ? वो जो प्रेमी है, नाम सलीम है उनका, और जहाँ पर ये शबनम का घर है ठीक सामने
बीच में रास्ता है, एक टाल हुआ करती है, टाल यानी कि लकड़ी, वहाँ पर लकड़ियों का कारोबार होता था। तो वो लड़का आता था, वो हेल्पिंग नेचर का लड़का है, इस घर में आता है। ये घर थोड़ा रिच है, ठीक ठाक घर परिवार है, तो उसका आना जाना ये सब चलता रहता था। तो उन दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लड़की शायद टीचर बन जाती है, तो स्कूल में छोड़ना या लाना ये सब चलता रहता था। लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, घर वाले मानने नहीं होंगे। घर वाले तैयार नहीं होते हैं, तो ये दोनों ही फिर मिलकर प्लानिंग करते हैं। तो जो सजा शबनम को है, सेम टू सेम सजा उस लड़के को भी है। और वो लड़का पहले कुछ दिन, उस वक्त हाई स्कूल भी नहीं था, लेकिन ये बताते हैं, एक अधिकारी ने बताया था मुझे, जेल अधीक्षक ने, कि उसने वहाँ रह के शायद पोस्ट ग्रेजुएट हो गया है वो, यानी कि उसने जेल में रह के पढ़ाई की। और आजकल वो इलाहाबाद में एक नैनी जेल है, तो नैनी जेल में उसकी पोस्टिंग कर रहा हूँ क्या जेल में सजा काट रहा है वो अपनी। और दोनों को ही फांसी की सजा, निचली अदालत में ही फांसी, हाई कोर्ट से भी फांसी, सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी, राष्ट्रपति के यहाँ अपील की, वहां से भी फांसी रिजेक्ट कर दी, फिर दोबारा उन्होंने अपील की हुई है। अब शायद बच्चे की तरफ से अपील है, तो मामला भी लेकिन कोर्ट जो विचार- ना क्राइम उस हिसाब से देखो फांसी तो होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक छोटे बच्चे को भी, आप बता रहे 9 महीने के बच्चे को भी मार दिया, तो उनको दया नाम की तो उनके अंदर चीज थी ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, मैं माँ बाप को मार दिया वो भी बड़ा क्राइम है, भाई को मार दिया बड़ा क्राइम, लेकिन एक छोटे बच्चे को 9 महीने के बच्चे को मारना बहुत बड़ा दिल से है। मैं यही कहूँगा इसमें, भाई माँ है, मैंने माँ को देखा है, मैंने एक दोस्त को देखा है, मैंने अपने कॉलेज मेट को देखा है, तो वो तो एक अच्छी इंसान है, उसको तो जिंदा रखा जाए। लेकिन एक प्रेमिका को नहीं अजय देखा। कातिल है ना, उसको मार दिया जाए, हाँ। जो कानून ने सजा दे दो उसको, बस, और क्या है। तो मेरा जो उससे आमना सामना हुआ है वो कभी कातिल से नहीं हुआ है, या तो माँ से हुआ, या एक दोस्त से हुआ, या कॉलेज मेट से हुआ है। अब जैसे आप बता रहे दिसंबर 2026 में 18 साल का हो जाएगा, लड़की का नाम क्या है पहले मैं पूछना चाहूँगा। नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अच्छा, चलो, कोई क्योंकि बात बहुत से लोग देखते हैं। 2026 दिसंबर में क्या आप उसको वापस छोड़ दो या रखोगे, आगे कंटिन्यू रखोगे? क्योंकि बच्चे को भी अब तो आपसे प्यार हो गया, वो छोड़ दूर रह नहीं पाएगा। हमने अभी तक जो भी अपने आप से कमिटमेंट किया है या मुंह से बोला है उसको पूरा किया है। तो जब जिस दिन ये हमें मिला था उस दिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने हमसे कमिटमेंट लिया था, जब ये 18 साल कंप्लीट हो जाएगा तो इसे आप वापस देके जाओगे। उसके बाद वो खुद डिसाइड करेगा कि जाना कहाँ है। उसको लगेगा कि हमारे साथ रहना है तो मोस्ट वेलकम, उसको लगता है कि हमारे साथ उसे घुटन होती है या फिर वो आज़ाद नहीं है या फिर कुछ कर नहीं पा रहा है, तो जहाँ उसकी वो जाना चाहता है वहाँ पर, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि अपनी सब मर्जी नहीं से। जी हम कैसे जाने देंगे। भाई मैं हूँ, हम लोग 4 भाई बहन हैं, 5 भाई बहन हैं, एक बहन 4 भाई। एक भाई मेरे अमेरिका में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं दूसरे शहर में रहता हूँ। एक जो दूसरे नंबर के भाई हैं वो दूसरे शहर में रहते हैं, चौथे नंबर का अलग शहर में रहता है। पापा रिटायर होने के बाद वो गाँव में रहते हैं, उनका शहर में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो जब हम ही भाई अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है, तो उन्होंने तो हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की है, तो हम भी तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सही बात, उसका खुद का अब आपने अपना फर्ज अदा कर दिया और बहुत अच्छे से कर दिया। अब उसकी जैसा उसका मन करे, जैसा उसका मन करे। लेकिन बहुत सेटिस्फाइड किया आपने और वंदना जी ने, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे इंसान अगर भारत में हो तो फिर से दोबारा धरती पे स्वर्ग आ जाए। धरती से? हाँ, अच्छा, ऐसे कोई ऊपर किसकी वाले हेल्प करता? बहुत सारे लोग भेज दे या फिर 2 लोगों का दिमाग बना दे ऐसे। एक लड़की होती है जो टाइपिंग का कोर्स करती है और उसको एक ट्रक ड्राइवर बेला फुसला के ले जाता है, और वहाँ पढ़ाई से लेके और कोठे तक का सफर कैसा रहा उसका, वो मेरी ऑडियंस को आप जरूर सुनाएं। ये कहानी है देहरादून के अल्मोड़ा शहर की। अल्मोड़ा शहर से लगा हुआ एक गांव होता है। एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लड़की होती है, उसने 12th पास कर लिया था। उसे किसी ने बताया कि बेटा अब ज़माना कंप्यूटर का आ चुका है। ये वो दौर था जब 2003-4 में कंप्यूटर ने अपनी दस्तक अब गांव-गांव छोटे-छोटे शहरों में भी देना शुरू कर दिया था। अगर तुम टाइपिंग का कोर्स कर लोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी सरकारी, तुम कामयाब हो जाओगे। हर बालक यही कामयाब के लिए पढ़ाई करता है। तो लेकिन जहाँ वो जिस गांव में है वहाँ कंप्यूटर की दस्तक नहीं थी, तो इसलिए उसे पढ़ने के लिए शहर आना है। अब जो शहर आना है तो उसको कुछ पहाड़ियाँ क्रॉस करनी है, अगर वैसे जाएगी तो उसका खर्चा भी बढ़ेगा। तो इतने अच्छी फैमिली से नहीं थी वो, इसलिए वो पैदल ही जाती थी शॉर्ट रास्ते से, और शॉर्ट रास्ते से अपने टाइपिंग का कोर्स करके वो वापस आ जाया करती थी। एक दिन
जब वो हाईवे पार कर रही है, यानी कि पहाड़ी से निकल के हाईवे क्रॉस कर रही है, तो तभी एक ट्रक वाले की नज़र पड़ जाती है। ट्रक वाले ने उसको रोक के कहा कि बेटा कहाँ जाओगे? तो उसने कहा बाबा जी मुझे शहर जाना है और मैं पढ़ाई करने जाती हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा तुम परेशान हो जाओगे और मैं छोड़ देता हूँ आपको शहर में। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो रोज़ ही जाना होता है, आदत हो रखी थी। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। तो जब पहली बार उन्होंने देखा तो उसे लड़की को बड़ा अच्छा लगा कि यार कितना बढ़िया है, कितने हेल्पिंग नेचर है इनका। तो वो सीधा चली जाती है। उसके बाद फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद वही ट्रक वाला, वही आदमी, वही लड़की फिर सामने पड़ जाती है। लड़की उसे नमस्ते करती है कि बाबा जी ठीक हो क्या? बोले हाँ बड़ा, लेकिन वो साइड इस बार वो वाली नहीं थी, वो दूसरे साइड जा रहे थे। तभी उसे उनके दोनों की दुआसलाम हो जाती है, अपने चले जाते हैं, वो अपने रास्ते। जब तीसरी मुलाकात होती है तो इत्तेफाक जो पहली मुलाकात थी वैसी ही तीसरी मुलाकात होती है। लड़की शहर जा रही पढ़ने के लिए, तभी उसने ट्रक ड्राइवर ने उससे कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब जान पहचान हो चुकी है, एक दूसरे को पहचानने लगे हैं। तो उसने उसे अपने ट्रक में बिठा लिया। जब ट्रक में बिठा लिया तो इसी बीच में उन्होंने एक ऑफ़र किया कुछ खाने का पीने का जो भी था। तो जैसा ऑफ़र किया तो फिर वो लड़की ने उसे ले लिया, खा लिया। तो अब उस लड़की की को नींद आ जाती है। उसकी जो आँख खुलती है तो आँख खुलती है उसके मेरठ के कबाड़ी बाज़ार में। ये कोठे होते हैं, यहाँ पर लड़की के साथ उनसे गलत काम करने के लिए कुछ लोग आते हैं। तो कोठे पे जब लड़की पहुंच जाती है तो वो उस दुनिया को देख के उसकी तो एकदम पूरी दुनिया हिल गई। बिल्कुल सही उधर तो बात उसके है। घर वाले मतलब बड़े परेशान हो रहे होंगे। साधु के भेष में उसको तो शैतान मिल गया। साधु के वेश में शैतान मिल गया। बाकी वो लड़की इतना ज्यादा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, रोना धोना सब चलता रहता है। अब उसके रोने धोने से उन पे तो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। उनको क्या, उनका तो काम ही है, यही काम था। जो भी पैसे उसे दिए होंगे उसे देने के बाद उसके बाद फिर उस लड़की से जो भी काम वाम कराना था। तो यहाँ लड़की कुछ भी पानी मांगती है तो पिटाई, खाना मांगती है तो पिटाई, यानी कि उसको जो रिक्वायरमेंट है उसको वो नहीं मिल रहा है और उसके साथ ज़्यादा ज़्यादतियाँ होने लगती हैं। और लगातार 15 दिन तक उसके साथ ऐसे चलता है, उसके साथ रोज़ मारपीट होना, सब चीज़ें चलना। तो ऐसे करते करते 15 दिन बीत जाते हैं, तब वो लड़की टूट जाती है। उसे लगता है कि अब शायद यहाँ से निकलना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि एक बताया रास्ता कि देखो बाकी जो लड़कियां हैं इनसे सीखो, मेकअप कैसे करते हैं, ग्राहक को कैसे इम्प्रेस करते हैं। तो जो पूरा एक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, वो लड़की को सिखाया जाता है कुल मिला के। इस बीच में उसको कुछ ऐसी गोलियां दी जाती थी जिससे कि उसके शरीर के हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। उसको ऐसे इंजेक्शन दिए जा रहे थे जिससे कि उससे कुछ उत्तेजनाएं पैदा हों, ताकि उसे लगे कि हाँ ये इसकी एक शरीर की नीड है, उसकी ज़रूरत है, उसे पूरा करना है। तो ऐसे ही उसके साथ ही सब चला और वो एकदम फिर तैयार कर ली जाती है। कुछ ही टाइम में बेचारी जिंदगी बदल गई, जिंदगी उसकी पूरी तरह से बदल जाती है। और उसके साथ फिर हर दिन ग्राहक, 2 ग्राहक, 4 ग्राहक, जैसे माहौल था वैसे उसके पास आते थे और उस पैसे कमाने का एक वो बढ़िया जरिया हो गई। ऐसे ही मोस्टली लड़कियां ऐसी ही आती हैं कोठे पे, कोई प्यार के बहाने से किसी किडनैप करके किसी कुछ। तो इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में बस ये दुख देखने शुरू कर दिए। लेकिन ये लड़की एक ऐसी उस कोठे की मालकिन से इतनी बेहतरीन अपनी जगह बनाती है कि अब उस लड़की को लगता था कि मैं इस जो भी मेरे साथ यहाँ पे हुआ है, अगर मैं इस चेहरे के साथ, इस दाग के साथ अपने परिवार के पास जाऊंगी तो शायद मुझे वो अपनाएंगे नहीं। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेचारी लड़कियों को तो ये दिक्कत तो रहती ही है। अब वो जिसमें उसकी गलती भी नहीं, उसने सरेंडर कर दिया था। हाँ। और वो ये भी पूरी तरह से कोठे वाले मान चुके थे कि हाँ लड़की अब कोई कुछ यहाँ से जाएगी नहीं। तो बाजार जाना, घूमना फिरना उसका रहता था, तो उसको इतनी छूट थी, आज़ादी थी, और लड़कियों की इतनी आज़ादी नहीं थी। वो देखने में वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। तो ऐसे ही उस कोठे पे एक सामाजिक कार्यकर्ता आया करता था, जिसका काम था ये देखना कि ये लड़कियां ठीक रह रही हैं कि नहीं रह रही हैं। जो भी उन्हें बताना होता था, प्रिपरेशन देना होता था कि जब किसी के साथ कुछ करते हैं तो किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें वो वहाँ का बहुत सारी चीज़ें थी। वो देखना भालने का मतलब मेन काम था, सामाजिक कार्यकर्ता था। तो उस लड़के की नज़र इस लड़की पड़ जाती है। तो उस लड़के की नज़र पड़ जाती है, वो है तो वो सोशल वर्कर, लेकिन उसने भी उसके साथ फिर वही अपनी इच्छा जाहिर करनी। उस लड़की के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, एक जैसे उसका तो काम हो गया, उसका काम हो गया, उसका तो ठीक है आया। तो ये दोनों का कब एक दूसरे से लगाव हो जाता है ये नहीं पता चलता। अब ये जब सब चलता रहता है तो वो जो लड़की है वो अब ज़्यादा खुश रहने लगी कि अब उसका इंतज़ार करने लगी, बात पे वो आएगा, उससे मिलना होगा, ये वो। बाकी के साथ वो एज ए कस्टमर की तरह बिहेव करती थी, लेकिन उसके साथ उसका थोड़ा लगाव, अटैचमेंट हो गया। तो यहाँ पर इसी कोठे पर
एक सामाजिक कार्यकर्ता आती थी, नाम उनका अतुल शर्मा। दरअसल अतुल शर्मा जी की ही कहानी थी जो मैंने सबसे पहले सुनाई थी। तो ये उन्होंने नहीं सुनाई है चैनल पर, लेकिन मैंने सुनाई थी उनकी सुन के। तो वो आए तो वो अक्सर आती थी, तो ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी और खुश होने के बाद उनसे बातचीत करती थी। ये माँ कह के मोस्टली लड़कियाँ उन्हें माँ कहती हैं, माँ आज अपने मन की बात। तो वो कहने लगती हैं बड़ी चहकती, तू बहुत ज़्यादा चहक रही है, क्या बात है, बड़ा खुश हो रही है। तो उन्होंने बताया कि मुझे एक लड़का है तो पसंद आ गया, यहाँ आता है। यही बात उसने अपनी कोठे की मालकिन को बताई। तो कोठे की मालकिन क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस थी, उससे ज़्यादा खुश थी, वो अपनी बेटी की तरह मानती थी उसे। तो उसने कहा अगर तुझे वो लड़का पसंद आ गया यार, वो तुझे लेके चला जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो यहाँ से इनकी बॉन्डिंग इतनी शानदार जानदार हो गई। तो ये सब कुछ ठीक चल रहा है और वो उसने सपने देख रही है। तो ऐसे ही एक दिन जब बाजार गई हुई है लड़की कुछ खरीदारी करने के लिए, कुछ मेकअप का सामान लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, तो वहाँ एक बारात चढ़ रही थी। तो बारात घुड़चड़ी की जैसे होता है, तो घुड़चड़ी तो वो सड़क के किनारे खड़े होकर उस घुड़चड़ी को देख रही थी। और जब देख रही थी उसकी नज़र पड़ जाती है, तो वो सोच रही थी कि देखो मेरा दूल्हा भी क्या वो ऐसे मन ही में तो आया होगा बेचारी कि कभी मेरा भी ऐसे आएगा, मेरा लेके दूल्हा ऐसे ही जाएगा। आएगा तैयार होके। तो उसके मन में सपने थे, ख्वाब थे कि यार मेरा दूल्हा भी ऐसे होगा। और इसी बीच में जैसे होता है ना, दूल्हे से कुछ काम के लिए बोलते हैं, तो वो अपना सेहरा हटा के जब देखता है ना, तो उसने जब अपना सेहरा हटाया, देखा, तो वो ही लड़का था जो इसके साथ जिससे वो प्यार करने जिससे लग गई। प्यार करती है। वो देख बेचारी के, को उसको धोखे ही धोखे मिले हैं शुरू से लास्ट तक। अब उसे देखा, देख के वो इसका दिल टूट गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गई, वो बहुत दुखी हो गई। इसने क्या हो गया, मतलब क्या करें क्या ना। उसने उसे देख के सीधा अपने वो आने के लेकिन बाद दूसरा धक्का मार दिया। एक पहले इतना बड़ा लग चुका था, दूसरा वो रोने लगी, बहुत ज्यादा रोई, परेशान हुई। परेशान हुई तो फिर उसने अपनी मालकिन से बताया कि वो लड़के की तो शादी हो रही है और मैं अब क्या करूं क्या ना करूं। उसकी एक जो जीने की तमन्ना जो जगी थी वो खत्म हो वो उसकी खत्म हो गई। अब वो बहुत ज्यादा परेशान। लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर आ रहे हैं तो कस्टमर के साथ उसका अपना रहने लगा। अब तक वो जो था कि प्रिकॉशन बरतना होता है, उन्हें बीच बीच में गोलियां भी दी जाती थी खाने के लिए ताकि कहीं कोई गर्भ ना ठहर जाए। लेकिन उसको एक बच्चा भी हो गया था इस बीच में, एक लंबा समय बीता ना था उसका, तो उसको एक बच्चा भी हो गया था करीब उस वक्त होगा 4-5 साल के आसपास का। तो अतुल मैम से उसने पूरी कहानी शेयर करी थी, कैसे वो आई थी यहाँ, क्या हुआ था, उसे प्यार हो गया था, उसका बच्चा है, उसको लेकर खुश। वो बच्चा उसी का था जिसके बच्चा था, ऐसे पैदा हो गया उसका जो वहाँ पे। तो उस बच्चे के सहारे से थोड़ा सा उसका मन लग गया था। और दूसरा सहारा उसका ये हो चुका था। तो इसने ये जब बताया कि मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ बिगड़ गया उसका। तो ये जो कोठे की मालकिन ने कहा ठीक है अब क्या कर सकते हैं। उसने बताया कि तो उसका बहुत ज़्यादा वक्त खराब जाने लगा। लेकिन अब तक उसने जैसे कॉन्डोम का इस्तेमाल करते थे तो उसने ये सब बंद कर दिया। अब उसने उससे दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही होगी। लेकिन कुछ दिन के बाद वो लड़का अचानक से आ जाता है उसके पास, और उसने ये जाहिर नहीं होने दिया, उसने बताया नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है। उससे वो ऐसे ही मिला जैसे क्या पहले मिलता था। जब पहले मिलता था तो इस बीच में उस लड़की को बड़ा मतलब अजीब लगा कि, और उस लड़की ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मैंने पता है कि मुझे पता चल गया कि इसकी शादी हो गई है। वो बीच बीच में जब उसका मन करता था वो आता था, और ऐसे करते करते 6-7 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया। जो भी उसके कम से कम चक्कर लगे होंगे, पहले वो बहुत आता था, तो बाद में उसका आना जाना बहुत कम हो गया। और एक दिन जब 6-7 महीने बीत गए तब उसने अपनी मालकिन से कहा कि मुझे अतुल मैम से बात करनी है। जब अतुल मैम से बात करने वाली बात आई तो अतुल मैम कोई बहुत ही इमरजेंसी बुलाया गया था, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंच जाओ। तो शहर के एक हॉस्पिटल में उन्हें बुलाया गया था। वहाँ जब जाते हैं तो लड़की को देखा तो देखकर वो खुद एकदम से हैरान थी कि जो लड़की बेइंतहा खूबसूरत है, पहाड़ी लड़की, गोरी चिट्ठी सब कुछ, तो चेहरा काला हुआ पड़ा है, ये सब बिल्कुल एकदम ब्लैक हो चुका है, इतना ज़्यादा इसका चेहरा अजीब सा क्यों हो गया। तो उसने मैम ने पूछा कि बेटा क्या हुआ क्या नहीं। तो वो एकदम से वो अपनी जो भी आंखों में आंसू भर के ले आई। लेकिन इसी बीच में उनके हाथ पकड़ने के बाद वो बहुत एक अजीब सी हंसी वो मतलब जैसा डरावनी टाइप की हंसी थी। तो उसने कहा क्या हुआ बेटा। तब उसने बताया कि ऐसे से उसने शादी कर ली थी और वो मेरे साथ उसने धोखा दे दिया। तो बोले तू हंस क्यों रही है। तो उसने कहा कि मैंने ना जब उसके बारे में पूछा जाता कि क्या हुआ क्या नहीं, तो उसे एड्स हो गया था उस लड़की को। और वो हंसी इसलिए थी क्योंकि वही बीमारी उस लड़के को उसने दे दी थी। वो लड़का भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसकी भी ज़िंदगी ऐसी चल रही थी। तो कुल मिला के कुछ दिन के बाद वो लड़की भी मर जाती है
और जो लड़का है वो भी मर जाता है। और जब ये कहानी अतुल मैम के माध्यम से जब पता चलती है तो वाकई वो एकदम से बड़े झकझोरने वाली थी, हृदय विदारक कहानी थी कि उस लड़की की ज़िंदगी में कई धोखे, कई सारी चीज़ें ऐसी आईं जो हिलाने वाले थे, परेशान करने वाले थे, सोचने वाले थे। इस रियल स्टोरी के माध्यम से जो लड़कियां स्कूल में जाती हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? उन लड़कियों को मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं। मैंने कई जगह देखा है कि लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी है और लड़का बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। वो अजीब से एकदम हेयर स्टाइल में रहेगा, हीरो की तरह रहेगा और लड़की को इम्प्रेस करने के लिए तमाम कोशिशें करते रहेगा। भले चाहे वो मजदूरी कर रहा है लेकिन वो लड़की के सामने एकदम टिप टॉप बन के जाता है। उसका मकसद ही है लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने का। उसका मकसद है कि बस वो उसके चंगुल में आ जाए और वो उसका यूज़ करेगा, उसको वो छोड़ देगा या फिर। लेकिन आप तो कामयाब हो ना, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, कम से कम आपको ध्यान रखना है। अगर आप पढ़ भी नहीं रही हो तब भी आपको ध्यान रखना है कि माँ बाप आपके लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, तो इसलिए माँ बाप के फैसले के साथ ही आपको जाना चाहिए। कई बार हमारी जैसी सिचुएशन, जैसे मैंने अपनी कहानी में बताया था, हमारी सिचुएशन अलग थी और जो माँ बाप के साथ जाएंगे वो ज़्यादा ठीक रहेगा, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इस कहानी से अभी जो हाल ही में एक चीज़ें चल रही, दिल्ली से बहुत बच्चे गायब हो रहे हैं। ऐसा हर जगह सुनने में आ रहा है कि बच्चे गायब हो रहे हैं। अभी कल की रिसेंटली हरियाणा में बहादुरगढ़ में भी 2 बच्चों को उठाने की कोशिश की गई थी। ये क्या सच में गायब हो रहे हैं या सिर्फ स्टोरी ही है? क्या है इसके पीछे? देखो, आपने बहुत ही सही बात कही है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी मर्दानी 3 जी। और मर्दानी 3 में ही यही टॉपिक था कि बच्चे गायब हो रहे हैं और उनको उनका ऑर्गन निकालने की कोशिश की जाती है, उनसे कुछ ऐसा दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो इस बीच में एकदम से जो ये मामला बूम आया था, तो ये बूम हो सकता है कि इसलिए भी आया हो ताकि फिल्म का प्रमोशन हो जाए, फिल्म पे चर्चा हो जाए, फिल्म का के बारे में ज़्यादा लोग जानें कि अच्छा दिल्ली में ऐसा हो रहा है, फिल्म में भी ये दिखाया गया, या कितना कोइंसिडेंट है। तो ये भी 1% हो सकता है कि साहब फिल्म को प्रमोशन देने के लिए मीडिया वालों से बोल दिया हो 2-4 खबरें बना दो, तो उन्होंने कर दिया होगा अपना काम। लेकिन उसमें पुलिस की तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन भी आया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बात, क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि आपने अपने सुना है आपके साथ मेरे एरिया में ही वो बच गए, बच्चे तो बच गए, मतलब उठने से रुक गए, लेकिन कोशिश हुई है। तो पूरे देश भर में आप किसी भी जगह चौराहे पे चले जाओ, छोटा सा बच्चा आएगा, बहुत गंदा सा होगा कि भगवान के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे। तो इस तरह से ये इस तरह के कामों में भी इस्तेमाल इनका हो रहा है। हो सकता है कि इन बच्चों से भीख मंगवाई जाती हो सकता है कि इनके ऑर्गन का भी इस्तेमाल हो रहा हो। तो ऐसा तो नहीं है कि साहब ये क्राइम नहीं हो रहा है, क्राइम तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में दिखाया गया था कि साहब दिल्ली में ये बच्चे एकदम से गायब हो गए, ऐसे कैसे एकदम से गायब हो गए? चलो ठीक है, बच्चे गायब हो रहे हैं तो माँ बाप की शांत बैठे हुए हैं, रिश्तेदार की शांत बैठे हुए हैं, परिवार के लोग शांत क्यों बैठे हुए हैं? कोई आपकी खबर नहीं चला रहा है कि साहब मेरी कोई कहानी है, इसको न्यूज़ चैनल वाला नहीं दिखा रहा है, अखबार वाला नहीं छाप रहा है। तो आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल के ज़माना है। आप बस इतना ही तो बोलना है कि मेरा बेटा है, इतने साल का गायब है, ये वो, तो सब लोग जानेंगे, पहचानेंगे। तो इससे तो ये बात कहीं ना कहीं पुलिस की भी मुझे सही लगती है, जो अभी आपने बताया है वो भी है। लेकिन क्राइम हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में शायद नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को भी इस पे बड़े सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और जो ये भीख वगैरह जो मांगते हैं इसको तो बंद ही कर देना चाहिए। कल्चर इंडिया में ये और बहुत खराब है, पता होता नहीं है बच्चे किसकी हैं, कैसे है। जैसे आपने बताया किडनैप करके एक धंधा बना लेते हैं, तो कुछ सख्त कानून बनाने चाहिए इसमें। ना, बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े भावुक होते हैं किसी की दर्द को देखकर। अभी मैं जब आपको कहानी सुना रहा था, आपको भी लगा कि यार बड़ी अजीब कहानी है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? अंदर से यूं तो हो गया। हम लोग ना, बल्कि मैं तो अभी बात करते करते भी ये सोच रहा हूँ, उस लड़की बेचारी क्या गलती थी। एक स्कूल जा रही थी, वहां से उठ गई, कोठे तक पहुंच गई, फिर एक बार फिर धोखा मिला, फिर दिन जिंदगी संवरने को जा रही थी कि शादी हो जाती तो फिर दोबारा हो जाती, और वहां से HIV और फिर चली गई। तो क्या गलती थी, पता नहीं कौन से कर्मों की क्या सजा, समझ से ही बाहर आती चीजें। तो आजकल के दौर में जो शादियां होती हैं, कई माँ बाप बच्चों पे थोप देते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं और सीधा अरेंज मैरिज करा देते हैं, आपस में बात कराते हैं। और कोई लड़की या लड़का अपनी बात भी रखते हैं, जैसे देहाती एरिया में तो बहुत ज़्यादा होता है, ये अपनी बात भी रख देते हैं कि मेरे को इससे प्यार है, तो उससे शादी नहीं कराते और एकदम से उसकी शादी किसी से भी करा देते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखो, दौर बदल रहा है और लड़के लड़कियां
इनका भी मेल मिलाप एकदम सब आसान हो चुका है, क्योंकि मोबाइल की दस्तक अब हर घर तक, हर जगह तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल सही बात है। कुछ घरों में ऐसा है कि जहाँ पर बच्चों को, लड़कियों को मोबाइल नहीं मिलता तो वो गुपचुप तरीके से चोरी से मोबाइल रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, माँ बाप को कई बार पता नहीं चल पाता। बात है अगर शादी के फैसले की, तो शादी के फैसले में कम से कम बच्चों को भी अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए और माँ बाप को भी अपने बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। अगर दोनों ही आपस में बातचीत कर लें और दोनों ही एक दूसरे के फैमिली को परखें कि हाँ ठीक है, तो शायद ये अपराध ना हो। ऐसे में आपको एक ऐसी अपराध की कहानी सुनाता हूँ कि इसमें एक नहीं बल्कि 4 हत्याएं हो जाती हैं। ये बड़ा अजीब केस है। ये 25 अप्रैल 2018 की बात है। मथुरा कासगंज रेलवे लाइन पर एक ढोलना क्षेत्र लगता है। वहाँ आसपास के लोग थे, गुजर रहे थे, उनके गुजरे हुए लोगों की नज़र पड़ जाती है रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी हुई है। लाश है तो उसकी गर्दन नहीं है, उसके जो हाथ हैं वो यहाँ से हथेलियों से कटे हुए हैं, पैर भी कटे हुए हैं, और जो शरीर पे कपड़े उपड़े तो हैं उसके, लेकिन जैसे सूचना दी जाती है पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर आने के बाद फिर देखते क्या है कि उसका जो सर है वो नहीं मिलता, हथेलियाँ नहीं मिलती, पैर के, हाँ, उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई थी। तो अब ये पुलिस ने अपना देखना शुरू किया, तो उसके जब जेबों को देखा तो उसकी जेब में एक आधार कार्ड निकल जाता है और साथ में एक LIC की पॉलिसी निकल आती है। तो पुलिस को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई ये पता करने में कि ये कौन है, डेड बॉडी किसकी है। तो जिला था कासगंज और एड्रेस जो लिखा हुआ था उसके अंदर वो अलीगढ़ का एक गंगेरी क्षेत्र लगता है, और गंगेरी क्षेत्र में एक नौगवा गांव लगता है। वहाँ का रहने वाला एक राकेश नाम का लड़का है और जिसकी उम्र लगभग 30-32 साल के आसपास रही होगी, वो भी गायब है। इसके पिता का नाम बनवारी सिंह है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर थे, वो शायद रिटायर वगैरह हो गए थे। तो उधर जब खबर दी जाती है, उनसे परिवार के लोगों को बुलवाया जाता है कि हमें इस तरह से एक डेड बॉडी मिली है और उसकी जेब में आधार कार्ड मिला है, उसकी जेब में एक कागज़ मिला है, आप देख के बता दीजिए कि क्या बात है। उन्होंने जैसे ये आके देखा, उन्होंने देखते कहा कि ये तो कपड़े हमारे बेटे के ही हैं, हमारे लड़के के हैं, आधार कार्ड हमारे लड़के का, ये हमारा है, बेटा है। तो पुलिस वालों ने जो इसका पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम कराने के बाद वो जो बॉडी थी वो परिवार को सुपुर्द कर दी जाती है। लेकिन पुलिस फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये पड़ताल जरूर करती है कि ये वाकई इनका है कि नहीं है, क्योंकि सर नहीं था। सर होता तो उसका DNA सैंपल लिया जाता है और DNA सैंपल लेने के बाद उसको जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है। इसी बीच में घर वालों से ये कहानी भी जानी जाती है, भाई कहाँ था, कैसे गायब हुआ। तो ये जो लड़का था, दरअसल ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक थाना लगता है बिसरख, और बिसरख का एक गांव लगता है चिपियाना, और चिपियाना में ही एक जगह लगती है पंच विहार कॉलोनी। वहाँ ये अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। पत्नी का नाम रत्नेश होता है और एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम अर्पित होता है, जिसकी 3 साल उम्र होती है, और एक बेटी होती है अबनी। इन दोनों की शादी हुई थी साल 2012 में और ये घटना हुई है 2018 में। जो इसकी वाइफ है राकेश की, तो राकेश की जो वाइफ है वो कम से कम 3-4 महीने पहले से अचानक से लापता हो गई है। ना वाइफ है और ना ही उसके बच्चे हैं। अब वो अपने बच्चों को और वाइफ को ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था, इधर उधर जा रहा है, आ रहा है, लेकिन उसके वाइफ बच्चों का कहीं पता नहीं चला था। उधर जो ससुराल वाले हैं इसके, जो एटा के रहने वाले हैं, इन्होंने इसके खिलाफ एक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि भाई हमारी बेटी को और हमारे देवती और उसे नाती नातन को, इनको गायब करने में हमारे दामाद का हाथ है। अब जब दामाद की वाली बात आती है, पुलिस ने उसमें अपना कार्रवाई करना शुरू कर दिया था, जो FIR हो गई थी, लेकिन इसकी ही खुद की लाश मिल जाती है। इसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है। तो अब जो ये इसके राकेश के परिवार वाले हैं, जो उसकी चाहे उसकी मम्मी है, पापा हैं, उसका भाई है, उसका दूसरा एक और भाई है, तो एक जो भाई होता है राजीव, तो राजीव जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराता है कि हमारे भाई की जो मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, वो इसके ससुराल वालों ने की है। पहले तो उन्होंने अपनी बेटी गायब की, नाती गायब किया, नातिन गायब कर दी, और अब उन्होंने हमारे बेटे के भाई के साथ इस तरह से हत्या की है। और ये करने के बाद उन्होंने फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, पुलिस ने जो अपना काम था वो करना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही चल रहा था और चलते चलते इसे एक वक्त बीत जाता है। वक्त बीता आ जाता है 2021, मतलब 18 की बात है। 18 के बाद जब 2021 आ गया तो पुलिस के सामने अचानक एक फाइल आती है, और वो फाइल जो थी, फाइल में जो DNA रिपोर्ट आती है, वो DNA रिपोर्ट उस लड़के से, यानी कि राकेश से मैच नहीं करती। अच्छा, उनके पिताजी की जो DNA रिपोर्ट, जो मरा हुआ लड़का जिसको राकेश बताया था,
कि हमारा बेटा राकेश है जो कि बिसरख नोएडा में रहता है, चिपियाना गांव में रहता है, तो ये वो राकेश था ही नहीं। डीएनए रिपोर्ट से पता, लेकिन ये राकेश नहीं है तो फिर ये बॉडी किसकी है? सही बात है, सोचने वाली बात। तो अब पुलिस के लिए जांच का विषय बन गया। पुलिस ने सबसे पहले जो अब घर वालों के पास गए कि तुमने पहचाना था? बोले साहब हमने तो कपड़ों से पहचाना था, हमने तो आधार कार्ड से पहचाना था। तो अब ये पुलिस के लिए सवाल खड़ा हो गया कि ये बॉडी किसकी है, आखिरकार फिर हत्या किसकी हुई है, किसने हत्या की है, और कहाँ हैं उसके बच्चे, कहाँ है उसकी बीवी, वो सब जो गायब हैं। तो 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, पत्नी और राकेश, ये 4 गायब हैं, लेकिन मरा हुआ राकेश नहीं है। तो ये फिर कौन है? अब इसको लेकर जब घर वाले परिवार वालों को कि जो नंबर थे ना, पुलिस ने सर्विलांस लगा दिए थे। जब सर्विलांस में नंबर लगाए तो सर्विलांस में नंबर लगाने के बाद अब एक नंबर और पुलिस की रडार पे आ जाता है। फिर पुलिस ने अब प्रमुखता से काम किया, जो उसका मोबाइल नंबर था उसको लगाया। तो एक नंबर पर वो बात किया करता था अक्सर, और वो बात होती थी रूबी नाम की एक लड़की से। राकेश बात करता था। शादी से पहले भी बातचीत होती थी, शादी के बाद भी बातचीत होती थी राकेश नाम के लड़के की उस रूबी नाम की लड़की से। और वो रूबी थी, वो बिसरख की रहने वाली थी, ग्रेटर नोएडा में जो थाना बिसरख लगता है वहां की रहने वाली थी। उसके बारे में जब पुलिस ने और पता किया तो साल 2015 में वो उत्तर प्रदेश पुलिस में उसकी एज ए कांस्टेबल नौकरी लग जाती है। और जब ये पुलिस ने तो जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, तब वो आगरा में उसकी पोस्टिंग थी और ताजमहल में पे उसकी लगी हुई थी, वहाँ जो लोग आते जाते हैं ड्यूटी लगी हुई थी। तो पुलिस ने बड़े होशियारी से काम लिया, और होशियारी से काम लेते हुए इस लड़की का भी नंबर रूबी का उस पर लगा दिया, टाइपिंग पे लगा दिया, सर्विलांस पे लगा दिया कि इससे बात करती है नहीं करती है। तो इसके बारे में जो जानकारी जुटाई, तो एक दिन एक लड़का जो दिलीप कुमार नाम का होता है, दिलीप कुमार नाम के लड़के का इसके पास कॉल आता है। पुलिस ने घेराबंदी कर दी और अपने टीम को अलर्ट कर दिया कि वो मुलाकात करने के लिए आएगा। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो पता चला कि दिलीप कुमार नहीं था, वो राकेश कुमार था, जिसकी बॉडी मिली थी वो। अब पुलिस ने घेराबंदी की, उसको राकेश को पकड़ लिया। जब राकेश को पकड़ा तो राकेश जो था वो कुशीनगर के किसी गाँव का एड्रेस बना रखा था। दिलीप कुमार शर्मा नाम की उसने अपनी आईडी जनरेट कर ली थी, और वो आपके हरियाणा के सोनीपत में राजमिस्त्री का काम करता था। वहीं एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था, और अपने परिवार से भी मिलता था, माता पिता भाइयों से भी, और मिलता था अपनी प्रेमिका से भी। उसके माँ बाप को पता था पहले ये उसकी था कि उसका मर्डर नहीं हुआ है, वो जिंदा है। वो गुपचुप तरीके से हो सकता है कि उस वक्त ना पता हो, लेकिन बाद में वो अपने माँ बाप से मिलता रहा है, वो जानता था। जबकि उसके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। जब वो गिरफ्तार हो जाता है, पकड़ा जाता है, तो उससे पूछा जाता है, पूरी कहानी जानी जाती है। तो जो अभी सबसे पहले आपने शुरुआत की थी, सवाल किया था कि शादी, तो ये लड़का उस लड़की से प्यार करता था, यानी कि राकेश रूबी से प्यार करता था। और ये जब प्यार करते थे तो आपस में दोनों एक दूसरे के साथ ही जिंदगी जीना चाहते थे। इसी बीच में 2012 में जब घर वाले तैयार नहीं होते हैं राकेश के, तो राकेश के घर वाले इसकी शादी एटा की रहने वाली रत्नेश से शादी करा देते हैं। जब रत्नेश से शादी हो जाती है, उसको एक बेटा भी हो जाता है, एक बेटी पैदा हो जाती है, लेकिन उसका उस लड़की से रूबी से मिलना जुलना बदस्तूर जारी था। शादी के बाद भी रिलेशन उसने अपने मेंटेन रखे। जबकि 2015 में शादी के 2-3 साल के बाद में उसकी नौकरी लग जाती है सरकारी, वो पुलिस में लग जाती है, उसके बावजूद भी मिले थे। तो लेकिन ये चाहता था कि वो उसके साथ हमेशा रहे, हमेशा जिंदगी के साथ बिताना चाहता था। हाँ, तो इसलिए उसके सामने रोड़ा बन रहे थे उसकी पत्नी, उसके सामने उसके रोड़ा बन रहा था उसका जो बच्चे थे दोनों। तो ये 14 फरवरी 2018 की बात है। तो इसने प्लानिंग बनाई, और प्लानिंग बनाने के बाद अपने ही घर में, जो उसका नोएडा के बिसरख में, ग्रेटर नोएडा के बिसरख के गांव चिपियाना की जो पंच विहार कॉलोनी है, वो उनका अपना खुद का मकान होता है। वो वैसे पहले तो लैब पे काम किया करता था, लेकिन उसने राजमिस्त्री का भी काम जानता था, सीखा हुआ था। तो एक भारी सी वस्तु, ये लोहे की रोड टाइप की कुछ ली, उसने अपनी बेटी को मारा, उसने अपने बेटे को मारा, उसने अपनी पत्नी को मारा, और उसी घर के अंदर उसने एक 5-6 फुट गहरी कब्र बनाई, गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद उसने अपने तीनों को उसके अंदर दफन कर दिया, दबा दिया। और दबाने के बाद वो ढूंढने का नाटक करता रहा। अपने ससुराल में भी उसने बताया, अपने मायके में उसने परिवार वालों को बताया कि रत्नेश का कहीं पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे हालांकि ससुराल वालों ने तो लगाया था आरोप, लेकिन अब उसने सोचा कि यार तूने इन्हें तो रास्ते से हटा दिया है, अब तुझे भी कुछ ना कुछ रास्ता अपनाना चाहिए। तो उसका एक बड़ा खास दोस्त हुआ करता था, जिसे प्यार से कलुआ बुलाया करते थे।
तो उसने क्या काम करा, अपने उस खास दोस्त को, कलवा को, राजेंद्र उर्फ कलवा, जो उसकी कदकाठी के जैसा था, उसकी जैसी हाइट थी, उसके जैसा रंग रूप था उसका, तो उसने अपने साथी को कहा कि यार देख, तेरी भाभी अचानक से गायब हो गई है यार, अपनी भाभी को ढूंढने में मदद कर। तो ये 25 अप्रैल 2018 को यह अलीगढ़ से सीधा, बचपन गांव का दोस्त था वो, तो अलीगढ़ के पास जो उसका गांव लगता है, वहाँ से गंगीरी से लेके जाता है, सीधा पहुँच जाता है कासगंज में, और वहाँ रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े होने के बाद उसको पहले खूब सारे शराब पिलाता है। जब फ्री की शराब मिलती है तो लोग कुछ ज्यादा पी जाते हैं, वही दुश्मन बने की जान की, और फिर उसे नहीं पता कि हाँ मेरी जान चली जाएगी। तो जो बहुत नशे में हो गया, तो नशे में होने के बाद उसने पहले से अपने चाकू को इस्तेमाल अपने पास रखा हुआ था। प्री प्लान था उसका, तो प्री प्लान था उसका। उसने उसको उसके गर्दन रखी, उसके उसके हाथ रखी है, और उसने उसकी हत्या करने के बाद रेलवे ट्रैक पे जाकर छोड़ दिया। और बाकी जो उसके कपड़े थे, उसके जो ये चीज़ें थी, वो सब डिस्ट्रॉय कर दी, ख़त्म कर दी। वो कभी नहीं मिल पाए, ना सर मिल पाया, ना उसके हाथ मिल पाए, ना उसके पैरों के जो पंजे थे वो मिल पाए। तो उसने इसलिए, क्योंकि हाथों के फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, शायद उससे पता न चल जाए, चेहरे से पहचान हो जाती है, इसलिए उसने उसको दूर कर दिया और अपने कपड़े पहनाए उसको, अपना ही आधार कार्ड रखा, अपना ही सब सामान रखा। और इस तरह से करने के बाद वो फिर उसने, पुलिस ने, ये सितंबर 2021 की बात है, पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद इनको पुलिस ने जेल भेजा, क्योंकि इस वाले मामले में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो लड़की भी शामिल थी। उसे पता था कि इतना बड़ा क्राइम हुआ है, तो उसने फिर भी किसी को नहीं बताया, तो उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और क्या उस लड़की से शादी कर ली थी इसने? दो शादी कैसे कर लेता है वो, तो ऐसे आ जा रहा था, खुल के नहीं कर सकता था, प्रेमिका के तौर पर। अगर खुल के मिलते तो पकड़े जाते। लेकिन वो लैब पे काम करता था, यूट्यूब वगैरह किसी चीज़ से उसने जानने की कोशिश की होगी, तो उसने अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। और प्लास्टिक सर्जरी इसलिए कराई थी ताकि नाक अगर उसका रूप बदल जाए तो आदमी की पहचान बदल जाती है। तो उसने अपना चेहरा बदला था। मास्टरमाइंड था वो बहुत ज़्यादा। और उसने जब उस घर में ये हत्या की थी, तो उसने ही उसको बिल्कुल प्लान किया था। इसने बाकायदा एक फर्श वर्श डाल के बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया, जैसे यहाँ कुछ हुआ नहीं है। बाद में उस घर को उन्होंने किराए पे दे दिया था, तो वहाँ पर एक दूसरी फैमिली रह रही थी, क्योंकि उसे तो मरने की एक्टिंग करनी है। और ये सब काम करने के बाद वो आराम से वहाँ चला जाता है। पुलिस इसे गिरफ्तार करती है, इसकी प्रेमिका रूबी को भी करती है, राकेश, रूबी, माँ इसकी इंद्रावती होती है, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। बनवारी लाल को, उसके जो पिता जो हेड कांस्टेबल थे, उनको भी कर लेती है। राजीव इसका भाई होता है, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। एक प्रवेश भाई होता है, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनकी भूमिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थी, क्राइम में शामिल थी। अब आप इस रियल स्टोरी में सबसे बड़ी गलती किसकी मानते हो? दोनों की गलती है। लड़के की गलती ज्यादा है इसमें। जो लड़के को बताना चाहिए था अपने माँ बाप से, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, नहीं करूंगा किसी से और से शादी। जब उससे, भाई आप किसी को इतना प्यार करते हो और अपने प्यार को पाने के लिए तुम 4 लोगों की हत्या कर दोगे, तो इससे हत्या से तो अच्छा है, किसी की जिंदगी बर्बाद होने से अच्छा है पहले ही अपने, सही बात है, पहले कोई ठोस कदम उठा ले, घर वालों को मना ले। लड़की भी तैयार है तुम्हारे साथ रहने के लिए, तो ऐसा गलत है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब वही बात, आपने बड़ी सुंदर बात कही है और बहुत अच्छी रियल स्टोरी भी बताई। अब जैसे आजकल के माँ बाप है, बच्चों की सुननी चाहिए, बात भी करनी चाहिए, तभी आगे शादियां करनी चाहिए, क्योंकि शादी बहुत बड़ी बात है। अब अगर वो माँ बाप की भी गलती मानता हूँ मैं, तो इससे बैठा के अगर बात कर लेते तो इतना बड़ा क्राइम होने से पहले बच जाता। आजकल कानून व्यवस्था का और अपने पद का इतना बड़ा दुरुपयोग होने लग गया है कि उससे बहुत बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। तो इसके रिलेटेड आप कोई रियल स्टोरी बताएं जिससे पद का, पावर का दुरुपयोग हुआ हो और उससे बड़ा क्राइम बन गया हो। ऐसी एक कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। अगर मैं बिल्कुल ठीक हूं तो शायद ये बात साल 2016 के आसपास की रही होगी, 16-17 के आसपास की बात रही होगी। तब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। तो उस वक्त ये मामला थोड़ा हाईलाइट हो गया था। एक गोरखपुर का ही एक गांव लगता है, गांव की ही रहने वाली एक लड़की जो बला की खूबसूरत थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी वो। उसका जो पति होता है वो ट्रक ड्राइवर होता है। वो कई दिन के लिए यहाँ से, ट्रक ड्राइवर होगा, लंबे रूट होते हैं, लंबे रूट पर चला जाया करता था, दिन के लिए चले जाते हैं, तो लंबे रूट पर जाता था, वहाँ से आता था इस तरह से। तो कुछ दिन के बाद उसकी ना सेहत गिरने लगती है बहुत ज़्यादा, ट्रक ड्राइवर की। वो बीमार रहने लगता है। फिर उसने वो काम पर जाना बंद कर दिया। तो पता चलता है कि कुछ दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है।
लेकिन घर की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे दिखा नहीं पाए। उसके बारे में कभी नहीं पता चल पाया कि वो उसको बीमारी क्या थी, मरा कैसे, क्या नहीं, अचानक से उसकी सेहत क्यों गिर गई, क्या हुआ, तो किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। उसका अंतिम संस्कार जो था अपना करा दिया। अब वो जो महिला है उसके पास अपने कुछ खाने कमाने के लिए कोई जरिया नहीं बचा, वो मेहनत मजदूरी ही बची है। लेकिन कुछ लोगों ने देखा, उसे देखने के बाद गांव के प्रधान से संपर्क किया और गांव के प्रधान से कहा कि भाई प्रधान जी, आपके तो हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, सही बात। आप एक काम करो, इनकी पेंशन बनवा दो, जो विधवा पेंशन होती है, कुछ थोड़े बहुत पैसे की मदद हो जाएगी तो और वो कुछ तो वैसा अधिकार भी है उसका, बेचारी का वो तो अधिकार था उसका, तो कुछ तो मदद मिलेगी इसको। तो जैसी बात प्रधान जी तक पहुंची, तो जिसने ये मैसेज पहुंचाया था प्रधान जी तक, तो प्रधान जी बोले ठीक है मैं बात करूंगा। प्रधान जी ने ऐसे ही अपने जो सेक्रेटरी होता है गांव का, उस सेक्रेटरी से बोला, सेक्रेटरी ने कहा कि ठीक है देखते हैं। तो वो बात आ गई होगी, फिर दोबारा से प्रोसेस शुरू होता है। जब प्रोसेस शुरू होता है तो फिर प्रधान जी ने बोला, तो बोले अब इन कामों के लिए भी बिना रिश्वत के काम नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, वही बात चाहे है। हाँ, कम पैसे जाएं लेकिन आदमी को रिश्वत चाहिए। बिल्कुल। जब रिश्वत वाली बात है तो अब ये कहा गया कि अब ये कहाँ से पैसे देगी, कहाँ से रिश्वत देगी, जब उसके पास होते तो ये क्यों विधवा पेंशन ले रही होती। तो उस लेडी को देखा जाता है, ठीक है, तो जब लेडी को देखा जाता है तो अब उसमें जो मीडिएटर है सबसे पहले तो वही उसके साथ कुछ गलत करता है उस लेडी के साथ कि देख मैं तेरी विधवा पेंशन बनवा दूंगा और लोग तेरे पास पैसे आने लगेंगे। उसने उसको एक छोटी सी चीज़ को भी उसने एक बड़े सपने दिखा दिए जिससे कि वो एकदम से रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। तो उसने उसके साथ कुछ किया। तो अब जब प्रधान जी वाली बात आई तो बताया जाता कि प्रधान जी भी शायद उसके साथ कुछ कर बैठते हैं, या हो सकता है प्रधान जी ने ना किया हो, लेकिन प्रधान जी का नाम सामने नहीं आता एकदम से। लेकिन जब आती है बात कि उस अधिकारी को देने की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार देख लो, लड़की अच्छी सुंदर है महिला। तो अब उसकी सुंदर ज्यादा थी तो उसको डिमांड में रख दिया। तो हाँ, सेक्रेटरी साहब का भी मन कर आया, सेक्रेटरी साहब का मन कर आया तो सेक्रेटरी साहब ने अपना कर लिया। सेक्रेटरी साहब की बात उनके ऑफिस में खुल जाती है, तो जो वहाँ का बाबू होता है तो बाबू भी देखता है तो उसका भी मन कर आता है। कुल मिला के उसके साथ कई लोगों ने, 14 लोगों ने या 15 लोगों ने या 17 लोगों ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए पेंशन को लेके, जो कि उसका अधिकार था, और उसका शोषण किया। तो कितनी कानून व्यवस्था खराब हमारी। तो उसके साथ जब ऐसा हुआ तो एक दिन उन्हीं 15-17 लोगों में से एक बीमार हो जाता है। जब एक बीमार हो जाता है और वो सीधा सरकारी हॉस्पिटल जाता है। जब सरकारी हॉस्पिटल गया तो उसकी जांच पड़ताल हुई, तो जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है कि उसको HIV हो गया, वो HIV पॉजिटिव था। अब ये सुनने के बाद तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। जब टेंशन में आया तो उससे फिर ये सवाल तो करते हैं कि यार कैसे हुआ होगा, ये कैसे नहीं हुआ होगा। तो उसने दिमाग लगाया अपना। तो जैसे हम लोग कई बार इंजेक्शन का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई ब्लड चढ़ जाता है गलती से, जरूरी नहीं कि किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाओगे तो उसी से होगा, लेकिन उससे वो थोड़ा बारीकी में जाने लगे। तो बारीकी में जाने लगे तो उसने कहा कि यार मेरा, बताया किसी को, मेरा एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बन गए थे। और जब उसने बताया तो ये बात लीक हुई, ये दूसरे तक पहुंची, तीसरे तक पहुंची, चौथे तक पहुंची, इस तरह से 5वें तक धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। तो उसमें जितने भी थे वो लोग गोपनीय रूप से अपनी जांच कराने लगते हैं कि यार हम भी अपने आप को चेक करें। तो 16 लोगों में से 11 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए थे उसमें जो। तो ये इतनी ज़्यादा चर्चित रही थी कहानी। तो वहाँ के एक रिपोर्टर, अब शायद उनका नाम मनीष नाम है, तो मनीष ने पहली बार कहानी सुनाई थी अपने उसमें हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित करी थी। मनीष शुक्ला शायद उनका यही नाम है। तो जब मैंने उनसे कहा मैं कि पूरी डिटेल वगैरह किया, तो बोले यार भाई साहब मुझ पर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था, हमारे मुख्यमंत्री भी इसी शहर के हैं और एकदम से अधिकारियों ने कहा ये तुम क्या छाप रहे हो। तो इसमें फिर इधर उधर की कहानी बनने लगी थी। मुझे पूरा भरोसा है इस पर एक फिल्म बनी थी भूरी नाम से, और ये वही सब्जेक्ट है। हाँ, क्योंकि वो फिल्म आई है शायद 17, 18 या 19 के आसपास आई है, और ये 16 की घटना है। तो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था, उसमें भी वही सब चीज़ दिखाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा फिल्म का रूप थोड़ा बदला गया है। मिर्च मसाला तो थोड़ा लग ही जाता है, लेकिन सोचने की बात है, अगर सब अपने पद का सदुपयोग करें, ईमानदारी से काम करें, तो ये सब चीज़ें होने की नौबत ही ना आए। लेकिन जब इसके बारे में जो महिला है, लोगों ने अंदाज़ा लगाया था, तो क्योंकि उसके जो पति है वो ट्रक ड्राइवर है, वो जाता है तो शायद उस बीमारी को लेके वो ही आया था, वही लेके आया था। क्योंकि वो कहीं ट्रक ड्राइवरों का तो एक सिस्टम ऐसा होता है ना, कहीं रुके, अपना किसी के साथ देखा मौका, तो वहीं से कहीं से उसे बीमारी आई थी,
वो बीमारी अपनी पत्नी में आई, पत्नी से फिर बाकी 11 लोगों में पहुंच गई थी बीमारी। आज के दिन देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है एप्स्टीन फाइल को लेके, जिसमें देश के बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी नेता बिजनेसमैनों का नाम आया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गया, एलन मस्क हो गया, स्टीफन हो गया। तो ये इतना बड़ा क्राइम है दुनिया के, जब से पता चला है तो सब हक्के बक्के रह चुके हैं कि 8-8 साल की 10-10 साल की लड़कियों से इतने बड़े बड़े व्यक्तियों ने सेक्स किया। और एक बात और सुनने में आ रही है कि जब उनके साथ सेक्स किया जाता था उससे पहले उनको इतना डराया जाता था, और डराने के बाद सेक्स करके उसके ऑर्गन्स वगैरह को ये खाते भी थे, और उनके अंदर से कोई ऐसा केमिकल रिलीज होता था उसको पीते भी थे। तो ये कहाँ तक सही है, क्या मानते हो आप इसको? देखो, सही तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, सही का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब आदमी के पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हो जाती हैं, पैसा हो जाता है, तो उसकी जो इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, जैसे कि जीने की इच्छा बढ़ जाती है उसकी। तो बहुत सारे लोगों की तो इच्छा ये हो जाती है कि भैया ऐसा कुछ मिल जाए कि हम अमर ही हो जाएं। तो मैंने इस वाली जो भी थोड़ा बहुत जाना है इस कहानी के बारे में, भाई अगर बात करें किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की, सेक्स करने की, तो कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पे फ्री है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप सड़क पे खड़े हो कुछ भी करो, है ना। यहाँ तो खैर अपने देश में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विदेशों में तो खैर ऐसा है। बहुत सारी लेडी ऐसी हैं समुद्र किनारे बहुत बिना कपड़ों के मतलब पड़े रहते हैं। अगर यहाँ अपने यहाँ ऐसा हो जाए तो बवाल मच जाएगा। तो उनके लिए तो एक आम बात हो सकती है किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, लेकिन उनको इस तरह से इस्तेमाल करना कि हाँ साहब उनके अंदर की कुछ ऐसे केमिकल निकलेंगे, कुछ पता नहीं किस तरीके से वो काम करते थे। मैं तो खुद मैंने जब पहली बार सुना तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था, और उन लोगों से सुना, उन लोगों के बारे में सुना जिनको बहुत ज़्यादा हम प्यार करते हैं, उनकी पूरी दुनिया में करोड़ों फैन हैं उनके लिए ऐसा है कि अगर हल्का सा इशारा दे दें तो 10-20 लोग तो यूं ही अपनी खुशी खुशी जान दे देंगे। तो लेकिन ये कि उनके अंदर भी कहीं ऐसी इच्छाएं जागृत हो रही थी कि भाई ऐसा कोई केमिकल निकलता है कि सब वो अमर हो जाएंगे, या उनकी एज बढ़ जाएगी, जवान हो जाएंगे, उनकी बुढ़ापा बेकार हो कम खत्म हो जाएगा। तो वो शारीरिक सुख के साथ साथ वो कहीं ना कहीं अपनी उम्र को भी बढ़ाना चाहते हैं। और वो लोग हैं जिनकी नाम पर हम लोग नाज करते हैं, भाई वाह बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छा डांसर है, या बहुत अच्छी उसने दुनिया को टेक्नोलॉजी दी है, या ये बहुत ईमान धर्म की बातें करता है। ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आते हैं तो वाकई घिन आती है ऐसे लोगों पर कि यार किस तरह के लोग हैं। जबकि चलो मुस्लिम धर्म में तो ऐसा नहीं है कि वो पूर्व जन्म को नहीं मानता, हिंदू धर्म में तो, बाकी धर्मों में तो शायद पूर्व जन्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जब उन्हें लगेगा कि जब ये शरीर बेकार हो जाएगा तो ऊपर वाला फिर दूसरे शरीर में आपको एंट्री कर देगा, भेज देगा। जब आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अमर है, तो इसका मतलब ये कि तुम्हें ऊपर वाले पे विश्वास नहीं है। जब ऊपर वाले विश्वास नहीं, जब तुम ये सब नीचे इस तरह के काम कर रहे हो, और इसीलिए लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं वहाँ की अदालत को सैल्यूट करूंगा, शायद किसी अदालत नहीं वहाँ की ने ये इन फाइलों को उजागर करने के लिए आदेश दिए थे। अगर अपने देश में ऐसा कुछ होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि इसी चीज कभी सामने आ भी पाती। सबसे बड़ी बात वहाँ के, जैसे मैंने देखी थी ना न्यूज वगैरह, तो वहाँ की जो नागरिक है उन्होंने भी इतना प्रेशर बना दिया था। उनकी एकता देखो, इतनी तगड़ी इतनी चीजें सामने ले आए। हमारे इंडिया में तो कुछ होता ही नहीं, जो समझते ही नहीं। अपने यहाँ पे कई जो नाम आ रहे हैं, एक नाम है किसी केंद्रीय मंत्री का जो कई बार आया है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सफाई भी दी है कि भाई मेरा तो अपना ऐसा कोई रोल नहीं है, मैं तो सिर्फ ऑफिशियल काम से जाया करता था, वहाँ से पैसे मिलते थे अपने देश के बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, तो मैं तो इसलिए जाता था, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कांग्रेस ने ऐसा दावा किया था उनके प्रवक्ताओं ने कि उनका नाम कई बार आता है, 7-8 बार आता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन पे ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना उन्हें हटाया गया, ना ही कोई बातचीत हुई। लेकिन अगर किसी और का, अगर इसमें एक बात बताऊंगा, हालांकि ये बात पॉलिटिकल हो जाएगी, मैं तो क्राइम की बातें करता हूँ, इसमें राहुल गांधी का नाम होता या कांग्रेस के किसी भी सदस्य का नाम होता या किसी और पार्टी का नाम होता, तो ये दिन भर टीवी चैनल पर बस यही बात छाई रहती कि इस फाइल में देखो इसका नाम है, इसका नाम है। लेकिन एक नाम आने के बावजूद भी है और नाम आने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं है। नहीं, सच को तो सामने ले आना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि जो इंसान गलत है वो तो गलत है, चाहे किसी भी पार्टी का है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रंप के लिए धरना प्रदर्शन हुआ, उसके पूरे टावर को होना भी चाहिए। जब एक इंसान दिखता कुछ है और होता कुछ, आजकल क्या ना इंसानों के दो रूप हो गए हैं, दिखता कुछ है और होता कुछ है, और ये सबसे बड़ा उदाहरण ये है ना। ये लोगों को ऐसा लग रहा है ना, हमारे देश के खासकर,
कि ये भाई एफएसटी फाइल जो थी वो विदेश का मामला है, हमारा इसमें हमारे बच्चे नहीं हैं, ये लड़कियां नहीं हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है, ये ऐसा कर रहे हैं बड़े लोग। असल में हम जब बात आती है दूसरों के, दूसरे देश की आती है, हम लोग बटे हुए बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। पहले तो हम देश के अलग हिस्सों में कि सब ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये महाराष्ट्र का है। जब हम किसी दूसरे प्रांत में जाते हैं तो वैसे व्यवहार होने लगता है, अच्छा ये तो यूपी का है, ये हरियाणा से आया है, ये दिल्ली से आया है, पंजाब से आया है ना। ये अब बदलाव महसूस नहीं है तो फिर देख लो कि बिहार के मजदूरों के साथ महाराष्ट्र में कैसा व्यवहार किया जाता है। फिर अगर हम ऐसे बटे हुए हैं तो फिर हम धर्म में भी बटे हुए हैं, हम भाषा में बटे हुए हैं, और जब जातियां आती हैं तो फिर जातियों में फिर हम गोत्रों में बटे हुए हैं। तो हम लोग सोचते हैं अरे ये तो दूसरा क्या मैटर, दूसरे के कहावत है ना कि जाके पैर ना फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो हमें लग रहा है, हमारे देश के लोगों को लग रहा है कि हम कौन सा हमारे देश का मामला है, एक दो लोग गए होंगे, पता नहीं क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा। अगर यहाँ पर किसी ने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, पहले बात तो हिम्मत नहीं है अगर कर दिया तो जैसे किसानों ने करा सलाखों के पीछे, तो यहाँ पता नहीं कितने लोगों को क्या दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, मैं उस देश की कानून व्यवस्था की कदर करता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ इस बात की कि वो चीज़ें इतना प्रेशर होने के बावजूद भी एक एक फाइल निकल रही है, लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और उन लोगों के नाम सामने वीडियो भी आई है, वीडियो भी आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की भी वीडियो आई है। तो बहुत बड़ी बात है, सही बात है, होना भी चाहिए ऐसा। इस क्वेश्चन के बाद इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। आप इतनी क्राइम स्टोरियाँ देखी हैं, आपने सुनाई भी हैं, उन पे पढ़ी भी हैं, तो मेरी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, हम जो क्राइम के जो सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनाते हैं, हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप लोग जागरूक रहें, किसी भी होने वाले क्राइम की दस्तक को पहले से आप भांप जाएं कि कहीं क्राइम के आप चपेट में लपेट में ना जाएं। क्योंकि अगर कोई भी सबसे छोटी धारा होती है शांति भंग की धारा, अगर वो भी लग जाती है ना इंसान पर, वो भी परेशान करने लगती है। तो इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे क्या किसी की भी दिक्कतें बढ़ें, परेशानी बढ़ें। आप सड़क पर चल रहे हैं तो नियम के हिसाब से चलिए, आप कोई काम कर रहे हैं तो आप नियम के हिसाब से करिए। जितना आप पढ़ाई करेंगे, जितना आप नियमों के बारे में ज़्यादा जानेंगे, उतना ही आप कानून से अब डरने लगेंगे, घबराने लगेंगे। और जितने आप बड़े लोगों को देखेंगे, उनके रहन सहन देखेंगे, तो आपके अंदर भी एक इच्छा जागृत होगी कि भाई मुझे भी अच्छा बड़ा बनना है, पैसे वाला बनना है और अपना नाम रोशन करना है। तो आप कभी कोई गलत काम कर नहीं सकते। इसलिए आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है और बुरे कामों से दूर रहना है। आप भी इस क्राइम स्टोरी, जो रियल स्टोरी है, इनसे सीख लें, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। और अगर हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा।